देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं. Two thin circular discs of mass m and 4m having radii of a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L equal to root 24a through their centers. This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that angular speed about the axis of the rod is omega. The angular momentum of the entire assembly about the point O is L. Which of the following statements is or are correct? अब देखो यहाँ पे पहले तो सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो कि ये सिचुएशन है क्या. दो डिस्क हैं, फ्लैट डिस्क है, और नॉर्मली आपके पास अगर सेम साइज के डिस्क होते तो ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्क होता. बट यहाँ पे क्या है, एक साइज छोटा है और एक साइज बड़ा है, और दोनों के सेंटर को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद सरफेस पे रखोगे तो ऑब्वियसली टिल्ट हो जाएगा सेटअप. तो ये सेटअप थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है. दिस इज व्हाट द सेटअप इज लुकिंग लाइक. और उसके बाद फिर इसको क्या कर रहे हैं, एक रॉड से कनेक्ट किया उसने, वो रॉड का लेंथ हमें दे रखा है क्लियरली. और उसके बाद फिर ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को बेसिकली इस सरफेस पे रोल करा रहे हैं. तो ऐसे करके रोल करता हुआ जाएगा. तो सरफेस ये टेढ़ा ही रहेगा, ये सरफेस टेढ़ा ही रहेगा, बट ये अकॉर्डिंगली ये घूमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. आई होप आपको अरेंजमेंट समझ आ रही है, राइट? अरेंजमेंट समझ आ रही है? यस सर. देखो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा जेई एडवांस के स्टैंडर्ड से भी ये काफी ऊंचा स्टैंडर्ड का है. मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि जनरली मैं आपको बताता हूँ क्यों डिफिकल्ट है ये. पहली चीज ये सोचते हैं, मतलब नॉर्मली आपको किसी भी चीज का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो आपको पता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालनी है, जैसे पॉइंट ओ के अबाउट उसने पूछा है, पॉइंट ओ के अबाउट, तो ये एक रिजिड बॉडी का असेंबली है. तो अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, आरसीओएम क्रॉस पीसीओएम एंड प्लस ये वाली क्वांटिटी क्या है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, राइट? यही है ना ये आरसीएम क्रॉस पीसीएम का मतलब. इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन का पार्ट जो है वो वाला क्या है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेट कर रही है तो ट्रांसलेशन की वजह से उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या दिखती है. और दूसरी होती है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हो तो वो कितनी होती है. तो ये वाली जनरली क्या होती थी हमारे पास, आईसीओएम इनटू ओमेगा होती थी. रिमेंबर, क्या आपको याद है सारी चीजें? यस सर. राइट. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे बैठते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, प्योर रोटेशन पे दिखता है. मतलब वो घूमता है, जस्ट एक प्योर रोटेशन पे ही दिखता है, और वो रोटेशन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट होती है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो जब अगर जैसे सेंटर ऑफ मास को ठीक है एम और 4m के बीच में हम आराम से लोकेट कर लेंगे, यहाँ का ही सेंटर ऑफ मास है. तो ये सेंटर ऑफ मास में जब आप बैठोगे तो आपको ये डिस्क ऐसे घूमते हुए तो दिखेंगे, ये पक्का है. दिखेंगे नहीं दिखेंगे, यू विल डेफिनेटली सी दिस रोटेशन. दिखेंगे नहीं दिखेंगे. आप सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठोगे, ये रॉड का कनेक्टिंग जो लाइन है उसके सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ गए, मतलब वो जो m और 4m के बीच का एक सेंटर ऑफ मास है उस पे अगर आप बैठ गए तो आपको ये अगर असेंबली पूरा घूम रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए तो असेंबली घूमता हुआ तो दिखेगा ही, राइट? यू विल सी दैट रोटेटिंग, इजंट इट? यस. ठीक है, तो वो होगा आईसीओएम वाला, आईसीओएम इनटू ओमेगा, वो आराम से निकाल पाएंगे आप. बट एक और चीज है जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपको दिखेगा, और वो क्या है, इसमें जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो आपको ये जो अरेंजमेंट है, आपको इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये भी मूव करता हुआ दिखेगा. अब आपको क्या दिखेगा, इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इनका ट्रांसलेशन भी दिखेगा. मतलब यू आर नॉट जस्ट सीइंग द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, बट रादर यू आर आल्सो सीइंग द ट्रांसलेशन ऑफ दीज. अब ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि तुम सोचो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर तुम सोचोगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये ऐसा ही करता हुआ दिखेगा, या फिर थोड़ी देर के बाद तुम सोचो सेंटर ऑफ मास पे अगर ऐसे बैठे हो कि सोचो ये 180 डिग्री टर्न करके जब इधर आ जाएगा, ऐसे घूम के फिर इधर आ जाएगा, तब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये डिस्क जो है, अब देखो लेफ्ट की तरफ आ गया बड़ा वाला डिस्क. आपको रियलाइजेशन हो रही है? कैन यू सी दिस? पहले वो लेफ्ट की तरफ था, ऐसे था, इधर लेफ्ट की तरफ बड़ा वाला डिस्क था, अब ये घूम के इधर आ चुका है, ये लेफ्ट की तरफ आ चुका है. दिख रही है? कैन यू सी दिस? अरे हाँ या ना, तो रोटेट कर रहा है तो हाँ, वैसे रोटेट कर रहा है, हाँ दिख रहा है. तो इस देखो अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो, अगर सेंटर ऑफ मास में बैठे रहते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखता, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये घूमता हुआ दिखता है ऐसा, तो आपको इस डिस्क की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कभी चेंज होती हुई नहीं दिखती. यू वुड ऑलरेडी हैव सीन इट टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ ट्रांसलेट ही कर रहा है, सेंटर ऑफ मास तो रोटेट नहीं कर सकता. एक पॉइंट को कभी आप रोटेट नहीं करा सकते, एक पॉइंट को आप जस्ट ट्रांसलेट करा सकते हैं. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके रिस्पेक्ट में अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला दिखना होता, हैड यू सीन जस्ट दिस,
तो फिर उस केस में आपको ये कभी भी ओरिएंटेशन चेंज करता हुआ नहीं दिखता। मतलब सेंटर ऑफ मास में अगर बैठो गया तो आरसीओएम क्रॉस पीक तो किया, और आईसीओएम इंटू ओमेगा के साथ साथ अब आपको ये वाला पार्ट भी करना पड़ेगा जहां पे आप इंडिविजुअल डिस्क के साथ आप आर क्रॉस पी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द आइडिया? ये इंडिविजुअली आपको वो भी करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, आंसर की भी देखो उसी के अकॉर्डिंग किया था, क्योंकि दे अंडरस्टूड आफ्टर फ्रेमिंग द क्वेश्चन, आफ्टर सेटिंग द क्वेश्चन, दैट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन हायर, मच हायर देन व्हाट इज बीइंग टॉट इन टेक्स्ट, मतलब इन टेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। मतलब जो हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सिंपल ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। मतलब इस तरह के सिचुएशंस हम कभी नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो ये ऑप्शन ए भी एक आंसर की दिया था उन्होंने, और ऑप्शन ए और सी दो आंसर दिया था। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एक बार देखो। ऑप्शन सी को एक बार ध्यान देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ए तो कॉमन है, चलो ठीक है, ये तो होगा ही, वो आगे देखते हैं कि कैसे आएगा, बट पहले ऑप्शन सी को देखते हैं कि ऑप्शन सी कौन सा है जो कॉन्ट्रोवर्शियल है। The magnitude of angular momentum of the assembly about its center of mass is 17 ma square by 2 into omega। मतलब कि ये वाली पार्ट क्या आप सिर्फ और सिर्फ आईसीओ इंटू ओमेगा करके निकाल रहे हो, या फिर आप वहां पे वो जो सेंटर्स आपको मूव करते हुए दिख रहे थे, क्या आपने उसको भी कंसिडर किया है? हैव यू कंसिडर दैट? अगर वो कंसिडर किया है, जिसने कंसिडर किया वो तो कंसेप्चुअली ज्यादा सही किया, तो उससे ये वाला आंसर मैच नहीं करता है, ये वाला आंसर नहीं मैच करेगा। और जिसने सिंपली आईसीओ इंटू ओमेगा किया है उसका ये मैच कर जाता है। तो बोर्ड ने क्या किया, दोनों को कंसिडर किया कि चलो ठीक है, कि जो जो एटलीस्ट अपने लेवल तक जानता है कि ठीक है, कि आरसीएम क्रॉस पी एंड देन आईसीएम इनटू ओमेगा करना होता है, अगर किसी को ये पता है तो चलो ठीक है, उसको मार्क्स दे देते हैं क्योंकि वो ठीक ठाक कर रहा है। बट जिस जो टेक्निकली ज्यादा सही है वो ये है कि जो बोल रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क भी दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए आरसीओएम क्रॉस पीसीओएम वो भी करना पड़ेगा इंडिविजुअल डिस्क के लिए उसको। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका जो है वो गलत है। मतलब ऑप्शन सी जो है टेक्निकली अगर बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि वो गलत बोलेंगे आप। बट अगेन सेइंग दैट कि ये क्वेश्चन आपके, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जेई एडवांस के स्टैंडर्ड से भी, पैरामीटर से भी ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो इसलिए मतलब दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि हाँ इस स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा क्वेश्चंस, क्योंकि एज टीचर्स भी हम कभी इस तरह के क्वेश्चंस इनकाउंटर नहीं करते हैं जो कि हमारे क्योंकि हम देखो वैसे फिजिक्स तो बहुत कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, बट हम अपने सिलेबस को स्टिक करके चलते हैं कि हम सिलेबस के बाहर की चीजें हमको नहीं करनी होती है। तो सिलेबस पे अगर स्टिक करते हैं तो ये सब चीजें हमें भी कभी इनकाउंटर करने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये सब चीजें कोई टीचर्स भी पढ़ाते नहीं, कोई भी टीचर्स नहीं पढ़ाते, चाहे किसी लेवल पे जाए, कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। तो इसीलिए ये चीजों का थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। बट ठीक है, एनीवेज अब क्वेश्चन को एक्चुअल सॉल्यूशंस पे चलते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शंस पे एक्सप्लोर करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि उसने पूछा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। मतलब कि मतलब ये जेड एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है इधर विद अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी को वो कह रहे हैं ओमेगा बाय 5 से घूम रहा है। अब हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि सच में ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय 5 से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। इसको मैं एक बार जस्ट आपको एडवांस लेक्चर का एक कंसेप्ट से कोरिलेट करवाता हूँ। आपको अगर याद हो तो हमने ऐसा एक एग्जांपल किया था जहां पे एक कोन के सरफेस पे एक और कोन को रोल कराया था। आपको याद है ये क्वेश्चन? हाँ सर, स्पिनिंग। इसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाया था मैंने कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रोल करता है तो उसके लिए मतलब जब दो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक स्पिन एंगुलर वेलोसिटी होती है और एक एक्सियल एंगुलर वेलोसिटी होती है। आपको याद है स्पिन एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है इसमें? ये वाली जो एंगुलर वेलोसिटी उसने दिखा रखी है क्या है? स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज स्पिन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसको आप कह सकते हो दिस इज ओमेगा स्पिन। और जो जेड एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा असेंबली घूम रहा है, इस जेड एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी असेंबली ऐसे राउंड मार रही है, पूरी राउंड मार रही है ऐसे, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? दिस इज एक्सियल मोशन। तो ये है ओमेगा एक्सिस के, मतलब ये जेड एक्सिस के अबाउट जो अपने स्पिन एंगुलर वेलोसिटी है, इसी को बेसिकली ओमेगा ए कह सकते हैं या एक्सियल एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। अब दोनों का इंडिविजुअल डायरेक्शंस क्या है अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये है ओमेगा ए, ये एक्सियल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा एस स्पिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड होगा। तो ये आपका ओमेगा ए देखने वाला है। दिस इज ओमेगा एस। अब आपको ये पता है कि ये रिजिड बॉडी का जो असेंबली बन रहा है हमारे लिए, ये वाली जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है छोटी डिस्क की और ये वाली जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है बड़ी डिस्क की, ये दोनों का ही वेलोसिटी कितना है? 0 है। इसकी वेलोसिटी भी 0 है और इसकी वेलोसिटी भी 0 है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को कनेक्ट करता हूं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये लाइन को हम श्योर होकर कह सकते हैं कि क्या है आपका आईसीआर होगा, राइट?
सॉरी IAR होगा, राइट? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, राइट? दिस इज योर Yes. IAR। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होने का मतलब है कि पूरा का पूरा असेंबली को आप ये मान सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट बेसिकली ये घूम रही होगी, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी। तो अगर नेट एंगुलर वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में मिल रही है तो पक्का है ओमेगा ए और ओमेगा एस का रिजल्टेंट इस IAR के अबाउट में आना चाहिए। ये वाली कंसेप्ट आपने पहले सीख रखी है। दिस इज नथिंग न्यू दैट आई एम सपोज टू टीच यू ओवर हियर। ये हमने पहले कवर कर रखा है, तो इसमें एग्जैक्टली वही चीज हम करने वाले हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम डूइंग इज कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आना चाहिए, दिस शुड बी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज ओमेगा ए वेक्टर प्लस ओमेगा एस वेक्टर, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। तो इससे क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा एस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है ओमेगा एस का, ये अगर ये एंगल को सपोजली हम थीटा मानते हैं तो इस तरफ का कंपोनेंट होगा ओमेगा एस इंटू साइन थीटा। और क्लियरली ओमेगा ए और ओमेगा एस का साइन थीटा को वेक्टोरियली क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ताकि आपका नेट एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ मिले, आपको IAR के अबाउट मिले। आई होप आपको समझ आ रही है, राइट? ठीक है। Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? सो व्हाट यू शुड डू इज टू गेट ओमेगा ए एक्सियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ओमेगा एस स्पिन एंगुलर वेलोसिटी, दिस should be directed along instantaneous axis of rest, and therefore omega spin इसका sin theta should cancel with omega a। ठीक है। और यही हमारा ओमेगा अबाउट z एक्सिस है जो हमको निकालने के लिए बोला था। सो ओमेगा अबाउट z एक्सिस विल बी ओमेगा s इनटू sin थीटा। मतलब ओमेगा s तो उसने ओमेगा दे ही रखा है, तो इसको मैंने ओमेगा लिखा और इसके साथ sin थीटा बस मल्टीप्लाई करना है। अब थीटा निकाल लेते हैं, एक बार चेक करो। ये एंगल थीटा है, ये L की वैल्यू उसने दे रखी है, दिस इज √24a। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो फॉर्म हो रही है, ये चेक करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना दिख रहा है आपको, कितनी दिख रही है इसकी हाइपोटेन्यूज? क्या आप लोग को हाइपोटेन्यूज भी नहीं निकालना रहा? Sir, L. हट, ये स्लांट है, 5a 5a है, ये राइट एंगल है, नीचे राइट एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, गधा कहेगा। तो ये √24 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, 5 नहीं होगा? अरे Yes, बाबा sir. ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तब तो आप बोलेंगे ना कि हाँ ये मतलब बेस जो है आप निकाल रहे हैं, बेस थोड़ी निकाल रहे हैं आप, हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको। ये गलत है, ये नहीं सोचना आपको। सो दिस लेंथ ओवर हियर इज 5a हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा आप चेक करोगे यहाँ पे, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब a/5a आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 1/5 है। दिख रही है आपको? तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या आ गई, देखो यहाँ पे, दिस इज ω/5 आ गई है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है। इसको एक और तरीके से भी निकाला जा सकता था, एक और तरीके से निकाल सकते थे। देखो थोड़ा सा ये डायग्राम इसके लिए थोड़ा सा बनाना मेरे डिफिकल्ट है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू बेस्ट रिप्रेजेंट इट। इसको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखाता हूँ। यहां मान लेते हैं ये अपना ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन का पॉइंट, और यहां पे वी हैव द छोटा वाला डिस्क। ये छोटी वाली डिस्क यहाँ पे प्योर रोलिंग में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन करके ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करके फिर जा रही है। ऑब्वियसली ये प्योर रोलिंग में तो ट्रांसलेट भी कर रही है, तो ये ट्रांसलेट करता हुआ यहाँ से ये थोड़ी देर के बाद मान लो ऐसा एक कर्व ट्रेजेक्टरी फॉलो करके ये अभी यहां से यहां पहुंच गया, यहां पहुंच चुका है। ये सेंटर ऑफ डिस्क है, ठीक है। अभी इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, ये डिस्टेंस देखो आपको a दे रखा है, तो सेंटर की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू a होगी ना प्योर रोलिंग का कंडीशन, राइट? तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, दिस वेलोसिटी शुड बी ओमेगा इंटू a। करेक्ट है, करेक्ट है। Yes, sir. तो
तो अगर मान लेते हैं ये t इक्वल टू 0 का टाइम है, लेट अस से दिस इज t इक्वल टू 0, और थोड़ी देर के बाद ये यहां से यहां मूव कर गया, ये टाइम t का है, तो इसने यहाँ पे कितना लेंथ कवर किया है अलोंग दिस पेरिफेरी, कितना लेंथ कवर किया है, ओमेगा a इंटू टी। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये लेंथ को? सही कह रहा हूँ? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर मैं ओरिजिन से यहाँ के पॉइंट को और यहाँ के पॉइंट को कनेक्ट करूं, ठीक है, तो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी पूरे असेंबली का हमने क्या माना था, ओमेगा जेड, राइट? माना था ना? माना था? यस सर। तो फिर ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, इसका जो ये वाला टिप है वो कितनी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा होगा, ओमेगा जेड इंटू ये वाला लेंथ, राइट? यस सर। और ये लेंथ कितना है, 5a था ना, रिमेंबर दिस लेंथ वाज 5a। तो ये लेंथ जो आपने ओमेगा a इंटू टी निकाला है, दिस कुड आल्सो हैव बीन रिटन एज ओमेगा इंटू ओमेगा जेड इंटू 5a इंटू टी, लिख सकते थे क्या? यस सर। समझ आई आपको? यस सर। तो इससे देखो आपको ओमेगा अबाउट जेड एक्सिस कितनी मिल गई है, आपको ओमेगा बाई 5 मिल गई है। सो ये दो तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। जिसको अगर आईसीआर का सपोजली कंसेप्ट नहीं भी पता होता, तो उसको एटलीस्ट आईएआर का कंसेप्ट नहीं पता होता, मतलब दो एंगुलर वेलोसिटी का रिजल्टेंट भी निकाला जा सकता है, अगर वो नहीं पता होता तो वो इस तरह से भी कैलकुलेशंस कर सकता था। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गई है। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय 5। अब सेकंड पार्ट करते हैं। The magnitude of the angular momentum of the center of mass of the assembly about the point O. अच्छा, magnitude of angular momentum of center of mass of the assembly about point O पूछ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालने का मतलब क्या है, आपको r क्रॉस p करना पड़ेगा, राइट? है ना? सेंटर ऑफ मास तो जस्ट एक पॉइंट है, पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, r क्रॉस p करके करते हैं, राइट? राइट? यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज जस्ट अ पॉइंट, एंड जस्ट अ पॉइंट के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, RCOM एंड क्रॉस PCOM करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो अभी पहले सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लेते हैं कहाँ पे, और उसके बाद फिर उसकी लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं किस तरह पे, फिर r क्रॉस p कर लेंगे। अब देखो लोकेट करते हैं। एक मास है m और एक मास है 4m, तो सेंटर ऑफ मास किसके क्लोजर होती है, हैवी मास के क्लोजर, राइट? तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अगर मैं इस लाइटर डिस्क से फाइंड करूं, तो इधर से ये डिस्टेंस अगर मार्क कर रहे हैं, तो क्या हम डिस्टेंस को तुरंत से मार्क कर सकते हैं, 4/4+1 विच इज 5 इंटू L, करेक्ट है? यस सर। ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो तो ये वाली लाइन है, करेक्ट है ना? दिस इज द लाइन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यही क्या हो गई आपकी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई, जिसको हम RCM कह रहे हैं, करेक्ट है? हाँ तो ये कितनी है, L प्लस 4L/5 विच इज 9L/5, करेक्ट? यस करेक्ट। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मतलब इस सरफेस से इस रॉड पे एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप करूं, यहां पे, तो ये वाला डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितना होगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, 9a/5, करेक्ट? क्योंकि बेस Yes, अगर sir. 9L/5 है तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, 9a/5 हो जाएगा, है ना? राइट? Yes, sir. तो यहां से हम ये वाली लेंथ को मार्क कर सकते हैं, यहां से दिस लेंथ ओवर हियर इज 9a/5। ठीक है। अभी चेक करो, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है, यहाँ पे देखो प्योर रोलिंग तो है ही, तो अगर आपको इस डिस्क की वेलोसिटी जैसे आपने फाइंड करी थी, इस डिस्क की वेलोसिटी आपने कितनी फाइंड करी थी, इस डिस्क की वेलोसिटी फाइंड की थी ओमेगा इंटू ए। अगर इस डिस्क की वेलोसिटी फाइंड करनी होती तो आप क्या बोलते, ओमेगा इंटू 2a। तो वैसे ही सोचो, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आती, कितनी आती बताओ, ओमेगा Omega into 9a/5. दैट्स इट, ओमेगा इंटू 9a/5। और ये मतलब इस प्लेन के अंदर की तरफ होता है ऑब्वियसली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ये प्लेन के अंदर की तरफ है, ये रॉड के साथ परपेंडिकुलर ऐसा है इनटू द प्लेन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। ठीक है, ये रॉड ऐसा है और इस रॉड से अंदर की तरफ,
ठीक है, क्योंकि ये असेंबली ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये वेलोसिटी आपको अंदर की तरफ दिखनी है। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग द रॉड। एंड लीनियर वेलोसिटी किस तरफ है? अंदर की तरफ। तो आर क्रॉस पी करो, आर क्रॉस पी आपको दिख रहा है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर आ रही है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. आर क्रॉस पी, तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, ये वाले डायरेक्शन में अगर हम मार्क करें ये डायरेक्शन, सो दिस इज बेसिकली एल ऑफ सी ओ एम, दिस इज एल सी ओ एम लिख सकते हैं, ठीक है, एल ऑफ सी ओ एम। और अब आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो ये वाला पार्ट का आंसर, अगर सेकंड वाले पार्ट बी को अटेम्प्ट करें, ये तो पार्ट ए हमने अटेम्प्ट कर लिया, अभी पार्ट बी को अटेम्प्ट करते हैं। सो एल ऑफ सी ओ एम चाहिए हमें, ऑफ सी ओ एम, इसको हमने एल सी ओ एम कह रखा है, ठीक है, डायग्राम में। सो दिस विल बी इक्वल टू आर सी ओ एम क्रॉस पी सी ओ एम, इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए बस। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आरसीओएम है हमारा 9L/5 एंड पीसीओएम अगर निकालनी है तो एम में आपको टोटल मास लेना पड़ेगा, मतलब 5m आ जाएगा। 5m इज द मास। पीसीओएम में m इंटू वी लेना है एंड वीसीओएम में लिखेंगे कितनी, ओमेगा इंटू 9a/5। चेक करो सही लिखा है या नहीं मैंने, सही लिखा है? ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 5 और ये 5 तो कट गया, 9 9 से 81 हो गया। सो 81/5 m इंटू ए इंटू एल इंटू ओमेगा, और एल की वैल्यू तो रूट अंडर 24 है, तो इसको वैल्यू डाल देते हैं। सो 81√24/5 इंटू एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से मैच नहीं कर रही है। 81 ma² बाई ओमेगा है यहाँ पे, 81 ma² इंटू ओमेगा है, और यहाँ पे 81 इंटू √24/5 है। अगर ये √25 होता तो उस केस में ये लोग आपस में कट जाते, तब आपका आंसर मैच करता, ठीक है, बट अभी तो मैच नहीं कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली about its center of mass is ma² into 17 ma² into omega by 2। अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो अब आपको ये चीज देखो, अब आपको ये रियलाइजेशन होगा, देखो यहाँ पे तो मैंने मार्क किया, ऑब्वियसली आपको सारी चीज समझ आएगी। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो, जस्ट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप एक बार चेक करो, ये वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी कोई वेलोसिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है या नहीं दिख रही है? लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, कैन यू सी द लीनियर वेलोसिटी और नॉट? Yes, sir. ये ओमेगा इंटू 2a है, ये ओमेगा इंटू 9a/5 है, तो ऑब्वियसली ये कम है। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो बड़ा वाला डिस्क है उसका सेंटर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट वही चीज जब आप इसको देखोगे तो ये आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। आपको रियलाइजेशन हो रही है? Yes, sir. अब ये सोच के देखो, इसका मतलब इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है कि मतलब ये वाला एक पार्ट अंदर जाएगा, दूसरा पार्ट बाहर जाएगा, और उसके साथ साथ पूरा अरेंजमेंट घूमेगा भी। आपको बात समझ आ रही है? ऐसे स्पिन भी हो रहा है। डू यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? तो दोनों Yes, चीजें sir. दिख रही है ना आपको। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं नॉर्मली, तो उस केस में क्या होता है आपका, जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप करते हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेशन दिखती है, आपको ट्रांसलेशन नहीं दिखती ऑब्जेक्ट की। बट यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी दिख रही है ऑब्जेक्ट की, और यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसी वजह से दो कंट्रोवर्शियल, मतलब दो आंसर की जनरेट किया उसने। उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है भाई, ये तो बच्चों के स्टैंडर्ड से काफी बाहर हो गया, तो इसीलिए चलो ठीक है, जिसने इसको छोड़ा है उसको भी मार्क्स देते हैं, और जिसने नहीं छोड़ा है उसको भी मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सो आई जस्ट ड्रॉ फ्रेश डायग्राम, ये पार्ट सी के लिए कर रहा हूँ। तो आई डू इज
ठीक है, अभी देखो। तो हमने ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाज इनवर्स। ये हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, वी आर सिटिंग ओवर हियर। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमको इसकी बड़े वाले डिस्क की सेंटर की वेलोसिटी हमको अंदर की तरफ दिखेगी, एंड दैट वेलोसिटी वुड बी, अच्छा इसको ऐसे नहीं मार्क करके इसको अंदर ही मार्क कर देते हैं, दिस इज V2C कर देते हैं, ठीक है। 2C मतलब बड़े वाले डिस्क का, इसको 1 और इसको 2 नाम दे रहे हैं, मतलब कि सेकेंड मास का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। सो दिस विल बी ओमेगा इंटू 2A माइनस ऑफ ओमेगा इंटू 9A/5 दिखना है। सो 5 to the 10, 10 minus 9 is 1, so omega A/5 ये आपको दिखना है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी। वही इस डिस्क की अगर वेलोसिटी आप निकालोगे 1 की, तो ये बाहर की तरफ आने वाली है, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, सो दिस इज V1C, और ये आएगी आपकी 9 ओमेगा इंटू 9A/5 एंड माइनस ऑफ ओमेगा A करना है आपको। तो यहाँ पे 9 minus 5 is 4, सो ये आ जाएगा, दिस इज 4 ओमेगा A/5 होगा, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। और अब आप एक एक करके दोनों की एंगुलर मोमेंटम मार्क करिए ट्रांसलेशन की वजह से। रोटेशन वाला पार्ट तो अलग है, ट्रांसलेशन वाला पहले निकालेंगे। ये वाली डिस्टेंस आपको पता है, दिस इज L/5, एंड ये वाली डिस्टेंस है आपकी 4L/5, 4L/5। तो R क्रॉस P करिए, पहले इधर से सेंटर से बैठ के R क्रॉस P करिए। ये है पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो R क्रॉस P करेंगे तो ये R क्रॉस P ये इधर आएगा। मतलब ये इसके लिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे, so you'll get in this direction. This is L2C लिख सकते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन वाला पार्ट का है। फिर अभी रोटेशन के लिए लिखें तो बाहर की तरफ आना है, बाहर की तरफ ये लीनियर वेलोसिटी बाहर की तरफ है। फिर से अगर देखोगे तो पोजीशन इस तरफ है, पोजीशन डाउनवर्ड्स है, और वेलोसिटी बाहर की तरफ है। तो अगर ऐसे करें, ये है पोजीशन, ये है वेलोसिटी मेरी बाहर की तरफ, तो R क्रॉस P ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये थंब इस बार भी अब देखोगे तो उधर ही आ रहा है, ठीक है, उधर ही। ये है पोजीशन और ये है वेलोसिटी, सो ये R क्रॉस P इधर आना है, ठीक है। फिर से सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम L1C भी आपका इस तरफ ही है, दिस इज L1C, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में स्पिन तो आपको दिख ही रहा है, वो आपको किस तरफ दिख रहा था, वो आपको ऐसा दिख रहा था, मतलब ये स्पिन है बेसिकली। मतलब अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर आप कर्ल करेंगे तो ये आपको दिखना है, ये है स्पिन वाला पार्ट, ठीक है। ये है स्पिन वाला पार्ट, थोड़ा सा बेटा, दिस इज, सो ये आपको ओमेगा दे रखा है उसने, ठीक है। तो ये स्पिन वाली पार्ट है, तो स्पिन के लिए तो आप ICOM इंटू ओमेगा करेंगे, दिस इज ICOM इंटू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो। तो ये दोनों का आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो L1C और L2C ये है आपका परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, और ICOM इंटू ओमेगा बेसिकली क्या है आपका पैरेलल टू लेंथ ऑफ रॉड है। तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर करके करना पड़ेगा। तो L1C और L2C सेम डायरेक्शन में, उसको पहले निकाल लेते हैं। L1C प्लस L2C दैट विल बी R क्रॉस P करना है, सो R इज L बाई पहले 4L/5 L1C लिखना है पहले, इंटू M इंटू V विच इज 4 omega A/5 plus L/5 into 4m and that multiplied with omega A/5. So ये ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ से आ रही है 4 4 16/25, ये ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। सो 4 4 16/25 और ये है 4/25, तो 16 plus 4 is 20, तो 20/5 into m into L into omega into A. So this is 4m omega into root under 24 A square आ जाएगा। So this is 4 root 24, 4 root 24 m omega A square। ये आपकी हो गई ट्रांसलेशन वाले पार्ट की।
अब रोटेशन वाले पार्ट के लिए आपको आईसीएम इंटू ओमेगा यू करना है. सो ड्यू टू रोटेशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं आपको, स्पिन एंगुलर मोमेंटम with respect to center of mass. This is equal to ICOM into omega. और ICOM मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है ये वाला, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और उसके बाद फिर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये वाला पार्ट आसान सा है. सो ये हो जाएगा आपका ma²/2 प्लस 4m इंटू 2a²/2 एंड इनटू ओमेगा कर लेंगे. सो ये हो गई आपकी ma², ये 2 और ये इधर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये है 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9. सो 9 ma² इंटू ओमेगा/2 आ जाएगा. सही लिखा मैंने, 4m इंटू 2a²/2, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 9. ठीक है तो है ना ना गलत कर दिया. 4 to the 8, 8 to the 16 plus 1 17 आ रहा है ना, 17 है. This is 17 ma² into omega/2. अब अगर ध्यान से देखोगे आप, ये चेक करो, थर्ड ऑप्शन चेक करो, 17 ma² into omega/2, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ICM into ओमेगा है. ये वाला पार्ट आपका सही टेक्निकली अगर बोले तो सही नहीं है, बट अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो शायद सही मान के ही उन्होंने 2 कंट्रोवर्शियल आंसर्स किए हैं. बट ये मैं तो सही नहीं मानूंगा इसको, तो इसलिए ये आपका सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया है. और आपको ये ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम तो दिख ही चुका है. दिस इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ मासेस, ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ मासेस विथ रिस्पेक्ट टू C1. ठीक है, अब आपको नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. सो देयरफॉर L net with respect to C1. तो सिंस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप रूट अंडर करके निकालेंगे. सो रूट अंडर ऑफ 4√24 इंटू ma² इंटू ओमेगा का स्क्वायर एन प्लस 17/2 इंटू ma² इंटू ओमेगा एन इसका स्क्वायर कर लेंगे. ये तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि ये आंसर मैच नहीं करने वाला है, क्योंकि 17 ma² इंटू ओमेगा/2 तो नहीं है आंसर. तो इसलिए आंसर और फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, यहीं से छोड़ दे रहे हैं. तो थर्ड पार्ट हमारा खत्म हो गया. अभी फोर्थ पार्ट पे आते हैं. सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. टेक्निकली बोले तो ये इनकरेक्ट है. अब उसने बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 55 ma² इनटू ओमेगा. z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है. और ये एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट है? ये ओरिजिन के अबाउट है. देखो l, ये l उसने कह रखा था ओरिजिन के अबाउट का एंगुलर मोमेंटम है. मतलब कि आपको l का z कंपोनेंट फाइंड करनी है. तो अभी हम क्या करते हैं, z को पहले तो l पहले नेट निकालने का सोचते हैं कि नेट एंगुलर मोमेंटम कितनी है. ठीक है, उसके बाद हम उसका z कंपोनेंट निकालने का सोचेंगे. सो लेट अस टेक दिस डायग्राम अगेन. मैं इस डायग्राम को फिर से टेक बोरो करता हूं एक बार. दिस इज फॉर ऑप्शन डी. मैं इस बार क्या करूंगा, मुझे सिंस असेंबली का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, मैं इंडिविजुअल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकाल के फिर उनका वेक्टर सम करने का सोचूंगा. ठीक है, इंडिविजुअल पहले निकालते हैं. ठीक है, चलो अभी करते हैं. सो जो चीजें हमें पता है फिर से एक बार जस्ट मार्किंग कर लेते हैं कि हमें ये पता है कि ये पूरी की पूरी असेंबली इस रॉड के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कर रही है. ठीक है, वी नो दिस, वी ऑलरेडी नो दैट. इसको अगर मैं 1 कह रहा हूँ, इसकी लीनियर वेलोसिटी इज इनवर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इनवर्ड्स
एंड दैट वेलोसिटी v1 अगर हम मार्क करें दैट इज ओमेगा इंटू ए. सिमिलरली ये डिस्क को अगर हम 2 कह रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इज इनवर्स एंड दैट वेलोसिटी इज v2 विच इज ओमेगा इंटू 2a. ठीक है, ये हमने मार्किंग्स कर लिए हैं. अब यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिन और हमें फाइंड करना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम. तो पहले क्या करेंगे, एक एक डिस्क का इंडिविजुअली निकालते हैं. ठीक है, एक एक डिस्क का इंडिविजुअली और उसके बाद फिर उनका वेक्टर सम करेंगे. तो पहले डिस्क 1 का निकालते हैं. डिस्क 1 का ट्रांसलेशन की वजह से निकालोगे तो आर क्रॉस पी करना पड़ेगा. आर उसका कितने दूर पे, ये वाला डिस्टेंस आपको एल दे रखा है और ये डिस्टेंस भी एल है. तो डिस्क 1 के लिए अगर आप ट्रांसलेशन का निकालोगे तो आर क्रॉस पी करेंगे. आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ऐसे स्लांटेड ऊपर की तरफ आएगा. तो ये हो गई आपकी L1 ड्यू टू ट्रांसलेशन. ठीक है, L1T लिख रहे हैं मतलब L1 ड्यू टू ट्रांसलेशन है. सिमिलर तरीके से अगर आप सेकंड डिस्क के लिए निकालोगे तो वो भी इस तरफ से आएगा. दैट विल बी L2 ड्यू टू ट्रांसलेशन. L1 की वैल्यू कितनी होगी, आर क्रॉस पी करना है मतलब L इंटू एम इंटू ओमेगा इंटू ए. ठीक है, L2 ड्यू टू ट्रांसलेशन लिखना है मतलब L है उसके लिए 2L हो जाएगा पोजिशन वेक्टर की वैल्यू एंड मास है आपका 4m एंड लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू 2a. ये हो गई ट्रांसलेशन की एंगुलर मोमेंटम हो गई है. अब रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअल डिस्क के लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रोटेशन के लिए इधर इंडिविजुअली दोनों के लिए तो इस तरफ आपका जो आएगा दिस विल बी ICM इंटू ओमेगा इंडिविजुअल डिस्क के लिए. तो दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क. दिस इज L1 स्पिन की वजह से कह सकते हैं, L1 स्पिन. ठीक है, या रोटेशन की वजह से कह सकते हैं. यहाँ पे भी आपका L2 स्पिन हो जाएगा. L1 स्पिन की वैल्यू आपको पता है ICM इंटू ओमेगा लिखना है आपको. तो ये हो जाएगा आपके लिए mr²/2 मतलब ma²/2 इंटू ओमेगा. सिमिलर तरीके से L2 स्पिन जो लिखना है आपको ये भी हो जाएगा आपके लिए 4m इंटू 2a का स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा. और उसके बाद फिर नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या, अच्छा इसमें क्या करना है आपको, उसने पूछा जेड एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम चाहिए उसको शायद. ये चाहिए था आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल. ठीक है, जेड कंपोनेंट चाहिए मतलब दोनों का कंपोनेंट का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको. तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन आपको दिख रहा है उस तरफ आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर से सिंस दिस एंगल इज थीटा तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी थीटा. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो L1s है और L2s है इनका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा हो जाएगा. और L1T और L2T जो है उनका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा. तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रही है आपको दिस इज द z एक्सिस. तो ये वाली लाइन खींचे, ये देखो मैं एक साथ कलेक्टिवली लिख लेता हूँ. ठीक है, ये है बेसिकली हमारी L1T प्लस L2T और इस डायरेक्शन में हमारे पास है L1s प्लस L2s और ये है वर्टिकल लाइन और ये है एंगल थीटा. सो ऑब्वियस है ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा. ये एंगल है 90. तो z कंपोनेंट चाहिए मतलब यहाँ पे L1T प्लस L2T और इसके साथ आपको cos थीटा मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हो जाएगा L1s प्लस L2s इंटू साइन थीटा करना है. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो देयरफॉर LZ will be L1T plus L2T into cos theta minus of L1s plus L2s into sin theta. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. L1T plus L2T एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो ये है 2 to the 4 4 4 the 16 16 plus 1 is 17. So 17 m omega into AL 17 m omega a into L और cos थीटा की वैल्यू लिखनी है. सो cos थीटा विल बी बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज. इस डायग्राम में ये एंगल हमारा थीटा था, दिस वाज a एंड दिस वाज ये 5a था. ठीक है, तो अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे तो L by 5a आ जाएगा. सो दिस विल बी L over 5a माइनस ऑफ L1s प्लस L2s करें. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमको ऐड करनी है तो यहाँ से ये 2 इधर 2 कट जाएगा. अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. ये कितना था 17 m ओमेगा a स्क्वायर बाई 12 है. दिस इज 17 m ओमेगा a स्क्वायर बाई 12 है और इसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई करनी है मतलब 1/5 मल्टीप्लाई करनी है. अब यहाँ पे अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो ये 17 m ओमेगा a और ये L स्क्वायर मतलब 24 हो जाएगा 24a
and divided by 5a and minus of 17 m omega into a square divided by 12 into 5 आ रही है. ठीक है, वैसे रहने देते, कैलकुलेशन आसान होगा यहाँ थोड़ा. तो यहाँ से ये 5, अच्छा नहीं 5 तो नहीं कट रहा है, तो ये हो गई आपकी 17 m ओमेगा a स्क्वायर बाई 5. ये आपका कॉमन आउट हो जाएगा. अच्छा यहाँ से एक एक्स्ट्रा 5 कहाँ से आ गया, नहीं एक ए छूट गया, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो 17 m ओमेगा a स्क्वायर बाई 5, 17 m ओमेगा a स्क्वायर बाई 5 को कॉमन आउट कर लिया. यहाँ पे बच रही है हमारे पास 24 माइनस ऑफ 17 m a ओमेगा a स्क्वायर बाई 5, ये 1/12 आ रही है. सो ये आपके पास आ गई 12 into 24. So 17 into m omega a square by 5 into 12 4s are 48. Sorry, 48 4. 12 into 2 is 24. 24 plus 4 is 28. And minus of 1 divided by 12 करना पड़ेगा. ये तो क्लियरली दिख रहा है, आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 255 दिया हुआ था कुछ. 55 m a square into omega, वो तो नहीं मैच कर रहा. देखो, this is not matching. This is not 55 m omega a square. ये तो नहीं है, तो इसलिए आंसर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. So this is incorrect. ठीक है, so this was actually a very tricky question. This was something which was supposed to be left in the examination hall. आपको छोड़ के, जैसे JEE एडवांस के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं. सो दिस वाज वन सच क्वेश्चन जिसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना था. जो भी इस क्वेश्चन में फंसेगा तो उसके बाद वो फंसा ही रह जाएगा, बाकी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा. तुम देखो ऑलमोस्ट हमारा 45 मिनट्स का डिस्कशन इस क्वेश्चन पे चला है. सो देयर वाज अ लॉट टू थिंक ओवर इट. आई होप आपको समझ आ गई सबको एग्जाम्पल. जो जिनको कम समझ आई है वो एक बार फिर से वापस से, अगर पिछले लेक्चर्स को आप फॉलो नहीं किया है तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे जहाँ पे मैंने स्पिन वगैरह समझाया था, स्पिन और एक्शन मोशन समझाया था, वो चीज को आज रेफरेंस में लिया है. और ऑब्वियसली आपको एंगुलर मोमेंटम का एटलीस्ट प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन में निकालना आना चाहिए, तभी आप ये सब चीजें समझेंगे. अगर आपको बेसिक डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो फिर आपको ऑब्वियसली दिक्कत आएगी. एंड फिर कम से कम अगर बेसिक क्लियर है और फिर भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से वापस से देख लेना, जब अपलोड करूंगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. So I'll read out the question again. 1 twirls मतलब ऐसे से करके स्पिन करना, ठीक है, ऐसे से करके घुमाना है. 1 twirls a circular ring of mass m and radius r near the tip of one's finger as shown in the figure 1. In the process, the finger never loses contact with the inner rim of the ring. The finger traces out the surface of a cone shown by the dotted line. The radius of the circular path, traced out by the point where the ring and the finger is in contact is r. ठीक है. The finger rotates with an angular velocity omega naught. The rotating ring rolls without slipping on the outside of the smaller circle described by the point where the ring and the finger is in contact. ठीक है. The coefficient of friction between the ring and the finger is mu and the acceleration due to gravity is g. आपको निकालना क्या क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग निकालनी है और कम से कम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से आपको स्पिन करना पड़ेगा ताकि वो रिंग गिरे ना. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है. ठीक है. सबसे पहले कि आपको एटलीस्ट सिचुएशन तो डायग्राम में उसने काफी अच्छा बना रखा है, आपको सिचुएशन तो क्लियर होना चाहिए कि आपकी फिंगर बेसिकली ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है और इसके सर्कमफ्रेंस पे आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक रिंग लगा रखा है और वो रिंग बेसिकली यहाँ पे इसके साथ साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है. रिंग जो है ये फिंगर के ऊपर बेसिकली कांटेक्ट छोड़ता नहीं है, कभी भी छोड़ेगा नहीं. तो जिस वेलोसिटी से बेसिकली आपकी फिंगर घूम रही होगी, मतलब जहां पे कांटेक्ट बन रही है, तो उसी वेलोसिटी से रिंग का वो पॉइंट बेसिकली घूमेगा. तो ये ऐसा सिचुएशन होगा. ठीक है. अब देखो एक चीज अगर देखोगे तो ये रिंग के लिए अगर देखोगे तो रिंग का सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, मतलब रिंग का सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है मतलब ट्रांसलेशन तो हो ही रही है, साथ साथ में ये घूम भी रहा है. तो इसका मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन का एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है. और ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ट्रांसलेशन वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ mv cm स्क्वायर करना पड़ेगा.
एंड रोटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये दोनों पार्ट के लिए आप अलग अलग करेंगे। या फिर अगर आप कभी भी अगर ICR लोकेट कर पाते हैं कि इसकी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, अगर वो लोकेट कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR इंटू ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हैं। सो लेट अस थिंक ऑफ दैट विच वन इज इजियर। क्या हम पहले इसका एंगुलर वेलोसिटी जानते हैं? डू वी नो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग? डू वी नो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग और वी नो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फिंगर? ये सोचो पहले, एंगुलर वेलोसिटी आपको रिंग का पता है या फिर आपको Finger का फिंगर का पता एंगुलर वेलोसिटी पता है? किसका है? फिंगर फिंगर का। रिंग एंगुलर वेलोसिटी पहली चीज नहीं पता है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा अगर आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर मैं ये सोचूं कि क्या मैं इसमें ICR लोकेट कर सकता हूँ, क्या लोकेट दी ICR? तुम ये सोचो कि अगर हमारा फिंगर ऐसे देखो, फिंगर का ये जो बॉटम एंड है उसको आपको इंडेक्स की तरह लेना है, ठीक है? वो फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है। दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। आपका देखो इस डायग्राम में क्लियरली उसने दिखा रखा है जो इंडेक्स है, जहां पे आपका मतलब जो इंडेक्स का जॉइंट है वो जॉइंट पे फिक्स रख रहा है और इसको बेसिकली आपको इमेजिन करना है कि गोल गोल घूम रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? यस यस ठीक है, अब ये सोच के देखो कि ये जो ऊपर में जो कोन आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो कोन दिखा रखी है, ये कोन जो दिखा रखी है, यहाँ पे जो रिंग है, ये रिंग जो जहां पे कॉन्टैक्ट बन रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली एक सर्कल बन रहा है। ये सर्कल को ही उसने देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये सर्कल यहाँ पे बन रही है, आपको दिख रही है? हाँ दिख सर रही है? यस अब एक और चीज सोचो आप, इस यहाँ पे जो सर्कल बन रही है, इस सर्कल की जो सेंटर है, इस सर्कल की जो सेंटर जो उसने यहाँ पे दिखा रखा है, ये सेंटर, क्या ये सेंटर मूव कर रहा होगा? ये सेंटर क्या ये मूव कर रहा होगा? हाँ सर क्या ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? सोचो, सेंटर सर नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो फिजिकली फिंगर का जो घूमने का जो है, मतलब वो घूमने का जो पॉइंट है, ये बेसिकली उसके लोकस के बीच का पॉइंट है। और वो कहां से घूम रहा है? वो तब घूमता है जब आपका फिंगर भी पूरा घूमता। अगर फिंगर भी आप घुमा रहे होते तब की बातें कर रहे थे, बट फिंगर तो मतलब ये जो इंडेक्स है ये तो फिक्स है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बीच का जो सेंटर है वो थोड़ी ना मूव करेगा, वो तो फिक्स ही रहेगा। तो इस केस में आपको ये एटलीस्ट रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये वाली पॉइंट आपकी फिक्स है, ये वाली पॉइंट आपकी मूव नहीं कर रही है। सो दिस इज एक्चुअली दी ICR। ये वाली जो पॉइंट है ये आपकी ICR की तरह बिहेव करे, दिस इज ICR। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं। सो ये हमारी ICR होगी, दिस इज योर ICR नाउ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ICR। मतलब आपको ये इमेजिन करना है कि इसके अबाउट आपकी पूरी की पूरी असेंबली क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से। अब अगर पूरी असेंबली अगर इसके अबाउट घूम रही है तो एटलीस्ट अब आपको तो ये पता है ना ICR के अबाउट प्योर रोटेशन कंसिडर करना होता है। तो हर एक पॉइंट के लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्टली आप ओमेगा नॉट से आप उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब अगर देखोगे तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ये कितने दूर पे है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? कैपिटल माइनस स्मॉलर, कैपिटल और माइनस स्मॉल राइट? और इसके अबाउट आपको प्योर रोटेशन दिख रही है। तो अब आप काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR, क्योंकि प्योर रोटेशन दिख रही है उसके अबाउट में, एंड इनटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर कर लेंगे। सो दिस इज हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR। क्या लिखेंगे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR चाहिए, सो दैट विल बी, क्या लिखेंगे? m इंटू आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, सो m इंटू r माइनस r का स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद ओमेगा नॉट का स्क्वायर कर लेंगे। सो व्हाट यू गेटिंग इज, अगर देखोगे आप तो इसमें स्मॉल r का डिपेंडेंस भी तो आ रहा है, राइट? स्मॉल r की डिपेंडेंस है और ये डायरेक्टली तो ऐसे एड अप होके कुछ अच्छा रिजल्ट तो नहीं देने वाला है। एक बार जस्ट चारों ऑप्शन पे चेक करते हैं। m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर, ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r माइनस r का स्क्वायर, ये भी नहीं बन रहा है। ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r माइनस r का स्क्वायर, ये भी नहीं बन रहा है और ये भी नहीं बन रहा है। आपको दिख रहा है चारों में से एक ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है, कैन यू सी? दिख रही है? यस सर। यस सर नहीं कर रहा है एक बार देखो उन्होंने क्या इसका आंसर की मार्क किया था, देखो एक बार। ड्यू टू इंटरनल रिव्यू ऑल कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड +3 मार्क्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या था? टेक्निकली इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, सारे ऑप्शन क्या थे? इनकरेक्ट थे, और इसी वजह से इसमें सबको ग्रेस मार्क्स मिल गया था। अंडरस्टूड?
Yes. हाँ सर। ठीक है, बट मैं रहता तो थोड़ा सा इसमें विजडम करके, मतलब इसमें जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा जस्ट वो लैंग्वेज में ब्रीफ कर देते ना, तो फिर वो मतलब एक ऑप्शन इसमें जाया जा सकता था। यू कुड हैव गॉन टू वन क्वेश्चन, वन ऑप्शन। पहली चीज ये सोच के देखो, जब आप इंडेक्स को फिक्स करके अगर आप इसको घुमा रहे हो, अपने फिंगर को ही घुमा के देखो, कैन यू स्पिन इट एट अ वेरी लार्ज लोकस ऑफ सर्कुलर पाथ? तुम सोच के देखो, एक बार टर्न करके देखो, कैन यू रोटेट इट एट अ लार्ज लोकस ऑफ सर्कुलर पाथ? कौन फिक्स रखना है, नो ध्यान सर, रखना। फिर स्मॉल आर वेरी लेस देन कैपिटल आर हो जाता। एग्जैक्टली वो स्मॉल आर की वैल्यू को अगर कैपिटल आर से हम बहुत बड़ा, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर से अगर बहुत छोटा ज्यूम कर लें, तो अपने आप ही देखो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो, सो इफ, अब इफ करके लिख रहे हैं, सो ये कंडीशन है बेसिकली, इफ r is very less compared to capital R, then capital R minus small r will approximately be capital R, and therefore kinetic energy, अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा ये 2mr square and into ये approximately इक्वल होगा obviously into ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ से mm कट गया, 2 कट गया, और ये हो गया mr square into ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये अब आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। समझ आई आपको? समझ आई? यस सर। सो दिस वुड हैव बीन करेक्ट, ये वाली करेक्ट होती if small r was very less compared to capital R. So मुझे लगता है ये आंसर उसको दे देना चाहिए था, बट ठीक है, अब क्या वो लोग रिव्यू करते हैं, कैसे रिव्यू करते हैं, तो ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेटा आपको अज्यूम करने पड़ते हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन होती है, तो वो चीजें तो बेकार कर। चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट में वो पूछा है उन्होंने कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए ताकि ये रिंग नीचे ना गिर जाए। तो इस केस के लिए अगर मैं ये सोचूं, यहाँ पे इस पार्ट को फिर से अगर सोचें, अभी सोच के देखो, इसका यहाँ पे कहीं आईसीआर था, आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, देखो इसमें क्लियरली दिख जाएगा सेंटर ऑफ मास किस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर ड्रॉ करूं, तो ये लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा क्या? देखो एक बार चेक करके बताओ मुझे, इज दिस द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास? है नहीं है? यस सर। दिस इज बेसिकली लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, कैपिटल माइनस स्मॉल आर। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको कितनी चाहिए, ये है आपका सेंटर ऑफ मास। देखो इस डायग्राम में मैंने मार्क किया है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये आपकी सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर पे है, कैपिटल माइनस स्मॉल आर पे है, ये डिस्टेंस आपका कैपिटल माइनस स्मॉल आर है। ओहो क्या मार्क कर रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, आईसीआर है। उफ, क्या लिखा, सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका आईसीआर है, दिस इज आईसीआर। एंड अब आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा से स्पिन कर रहा है, तो पक्का है सेंटर ऑफ मास को एक एक्सेलरेशन तो चाहिए, कितने का, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का चाहिए। ठीक है, अब उसको देगा कौन वो एक्सेलरेशन? ऑब्वियसली फिंगर से उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, फिंगर से देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन रही है, तो जहां कॉन्टैक्ट बन रही है वहां पे हमारा फिंगर क्या कर रहा होगा, उसको पुश कर रहा होगा, तो यहां से एक रिएक्शन फोर्स उसको मिलेगी रिंग के सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलर। सो ये होगी नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियसली यहाँ से फ्रिक्शन जनरेट होगी, तो यहाँ से फ्रिक्शन होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ से इसका खुद का वेट होगा। तो कंडीशन क्या लगाएंगे आप, कंडीशन ये होगा कि नॉर्मल रिएक्शन उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी m इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और फ्रिक्शन की वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, आपकी mg से मैच करनी चाहिए। और आपको पता है फ्रिक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, सो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r माइनस स्मॉल r। अब यहाँ से m गेट्स कैंसल आउट, और यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ g बाई म्यू इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r आ रही है। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, g बाई रूट अंडर, सॉरी g बाई म्यू इनटू r माइनस r, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, g बाई, ये ऑप्शन 1 ही मैच कर जा रहा है, सो ये आपका करेक्ट हो गया, ये देखो आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है, क्लियर है सभी को?
क्लियर है सभी को? आगे Yes. बढ़े। यस सर। ये काफी लंबा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी लंबा है इसका। मैथमेटिकल बेसिकली, कंसेप्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, बट मैथमेटिकली काफी मैंने लंबा है, कैलकुलेशन है। ओके, बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, मैं एक बार रीड करता हूँ फिर आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीजें ध्यान रखी है। A frame of reference that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called a non-inertial frame of reference. ठीक है, ये तो हमको पता है। A coordinate system fixed on a circular disk, a coordinate system fixed on a circular disk, rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame. ये आपको पता है कि rotating disk मतलब rotating frame एक non-inertial frame होता है, ये आपको पता ही है। और उसमें आपको पता है कि आपको एक centrifugal force लगाना पड़ता है। तो ये बात आपको पता है, अब तक पता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि उसने क्या बोल रखा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ आर ओ टी, मतलब एफ रोटेशनल के टाइप का कुछ लिखा है, एफ आर ओ टी एक्सपीरियंस बाय अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क एंड द फोर्स एफ आई एन एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक वो बोला है एफ आर ओ टी जो लिख रखा है वो है बेसिकली डिस्क के अंदर से बैठ के अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे। और अगर आप इनर्शियल फोर्सेस की बात कर रहे हो तब आपको कौन से फोर्सेस दिखेंगे। इनर्शियल फोर्स मतलब रियल फोर्सेस है, और उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल फोर्सेस भी लिखने पड़ते हैं जो आपका सूडो फोर्स होता है। तो सूडो फोर्स भी आपको लेना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स में देखो उसने एक्स्ट्रा में दो पार्ट ऐड किया है। देखो एक पार्ट यहाँ पे एडेड है और एक पार्ट यहाँ पे एडेड है। पहले मैं आपको ये वाली पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस पार्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो डायग्राम इससे डायमेंशनली भी चेक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। ये m ओमेगा स्क्वायर इनटू r है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? Yes. राइट, ये तो m ओमेगा स्क्वायर आ रही है, राइट। इसका मतलब ये बेसिकली क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको आप जानते हैं। दिस इज नोन टू यू, ठीक है, ये आपको पता है। बट यहाँ पे देखो उसने एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया है, ये उसने एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया है। इसमें उसने मेंशन किया है कि ये फोर्स की वैल्यू 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा है। अब वी रोटेशनल क्या है उसको भी उसने डिस्क्राइब किया है, where v rotational is the velocity of the particle in the rotating frame of reference. जनरली हमने कभी ऐसे क्वेश्चन डील किए हैं जहां पे एक फ्रेम रोटेट कर रहा है, उस फ्रेम के अंदर जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है तो फिर हमको वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे दिखता था। आपको याद है ये बात या नहीं याद है? डू रिमेंबर दिस? कि जैसे जब भी Yes, रोटेटिंग फ्रेम से हमने एग्जांपल कभी भी सॉल्व किया है, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर चढ़ के जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है तो उसका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमको हमेशा रेस्ट पे दिखता था, मतलब उस रोटेटिंग फ्रेम में। कभी भी हमको वो ये नहीं दिखता था कि रोटेटिंग फ्रेम के अंदर भी वो मोशन है। ये हमने कभी नहीं एनकाउंटर किया है, क्योंकि वो अगेन हमारे सिलेबस के बाहर चला जाता है, क्योंकि उसमें एक एडिशनल और सूडो फोर्स लगाना पड़ता है आपको। सूडो फोर्स में दो पार्ट होते हैं रोटेटिंग फ्रेम में, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और एक कोरियोलिस फोर्स होता है। ये जो पार्ट उसने दिखा रखा है ना, ये बेसिकली कोरियोलिस फोर्स दिखा रखा है उसने। दिस इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स तब आती है जब एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एक रिलेटिव मोशन होता है, मतलब रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी वो मूव कर रहा है, तब उसमें एक कोरियोलिस फोर्स भी लगती है। और ये कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो निकालने का आपको तरीका दिखा रखा है उसने, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालने का तरीका दिखा रखा है। दैट इज बेसिकली 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। वी रोटेशनल मतलब कि उस फ्रेम के अंदर, रोटेटिंग फ्रेम में आपको जो लीनियर वेलोसिटी दिख रही होगी, उस लीनियर वेलोसिटी के साथ आपको ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद 2m से मल्टीप्लाई करना है, यही वाली वैल्यू आपको दिखेगी। ये बेसिकली आपका कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। ये उसने नाम नहीं लिखा है क्योंकि अगेन वो जान, देखो किसी को अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं भी पता है तो भी उसको जरूरत भी नहीं है कोरियोलिस फोर्स जानने की, क्योंकि उसने ये डेफिनेशन क्लियरली दे दिया। मतलब उसने बता दिया कि भाई ठीक है, ये देखो, ये मान के चलो कि ऐसा फोर्स लगता है, कहां से आया अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, हमको जानने का ही नहीं है। तो बट उसने गुड थिंग ये है कि हमको पैराग्राफ की तरह फ्रेम करके दे रखा है, ठीक है। तो बट मैं आपको नाम बता देता हूँ, दिस इज बेसिकली योर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स फिर से कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए अननेसेसरी का परेशान होकर जानने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा डेप्थ में, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स इसलिए तो पैराग्राफ बना के दिया, क्योंकि जिसको नहीं पता है वो अपना सॉल्व करेगा आराम से ही, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, हमको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये वाली पार्ट हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, ये ज्योग्राफी में एक टाइड्स रिलेशन में कोरियोलिस फोर्स बताते थे वो लोग, तो डज इट लाइक इज इट लिंक्ड टू दैट समहाउ? यस यस यस, क्योंकि जब आप अर्थ को देखते हो तो अर्थ एक स्पिनिंग फ्रेम है ना, है नहीं रोटेटिंग फ्रेम। हाँ सर।
और उसके रिस्पेक्ट में वाटर की वेलोसिटी रहती है या नहीं रहती है? अर्थ के रिस्पेक्ट में हाँ वाटर तो मूव करता है ना, हाँ, राइट राइट तो उसके ऊपर भी कोरियोलिस फोर्स लगती है। राइट राइट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये। अभी आगे बढ़ते हैं। सो उसने मेंशन कर रखा था ये, सो v where v rotational is the velocity of the particle in the rotating frame of reference and r is the position vector of the particle with respect to center of disk. Perfect है। Now consider a smooth slot along the diameter of a disk of radius capital R rotating counterclockwise with a constant angular velocity omega about its vertical axis through its center। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रूव कर दिया है डायमीटर के along, और उस ग्रूव में एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जिसकी इनिशियल डिस्टेंस आपको r/2 दिख रही है। ठीक है, अब आगे बढ़े। We assign a coordinate system with the origin at the center of the disk along the x-axis along the slot and y-axis perpendicular to the slot, and the z-axis along the rotation axis omega is equal to omega into k cap दे रखा है। ठीक है, a small block of mass m is gently placed in the slot at r/2 and is constrained to move only along the slot। ठीक है, इसमें कहीं पे भी फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, तो सरफेस हर जगह पे आपको स्मूथ मान के ही चलना है, कहीं पे भी फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है। अब उसने क्या कह रखा है, द डिस्टेंस r ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t आपको फाइंड करनी है। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक एट अ टाइम t। ठीक है, ये फाइंड करेंगे, और एक फाइंड करना आपको रिएक्शन पॉइंट फाइंड करना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, इस पे चलते हैं। लेट अस मूव टू द कैलकुलेशंस पार्ट नाउ। Okay. I'm taking this distance to be a variable distance r over here। ठीक है, ये वेरिएबल डिस्टेंस से मान लेते हैं। वेरिएबल डिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये रोटेटिंग फ्रेम में आएगा, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, राइट? लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? लगेगा ना? हाँ सर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल, SECE लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि पता चले सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और इसी की वजह से इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी, मतलब वो जो VROT मेंशन कर रखा था, ये बेसिकली इसी की वजह से आ रहा है, VROT। आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि डिस्क में बैठोगे तो आपको बस ये वाला ऐसे आगे की तरफ ग्रूव के अलोंग मूव करता हुआ दिखेगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही। साथ साथ में उसने एक और चीज क्या कह रखा था, उसने कह रखा था आपके पास एक और फोर्स आने वाला है, हाइपोथेटिकल, मतलब जो सूडो फोर्स था, कोरियोलिस फोर्स। उसके लिए उसने क्या कह रखा था एक बार चेक करो। उसने कह रखा है, देखो, जो सूडो फोर्स लगेगा वो 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा लगेगा। एक बार चेक करते हैं, वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा किस तरफ आ रहा है। ये हमारा है वी रोटेशनल, और ये है हमारा ओमेगा। तो v क्रॉस ओमेगा करेंगे तो डायरेक्शन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा क्या? चेक करो तो एक बार, हाँ दिख सर, रही है उस आपको? तरफ आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो हम ये क्लियरली इसमें मार्क कर सकते हैं डायग्राम में कि इस तरफ हमारी v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा आने वाली है। सो दिस इज 2m इंटू v रोटेशनल इंटू ओमेगा। देखो आपको समझ आएगी क्या? दिस इज कोरियोलिस फोर्स, ये है कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, FCO लिखा है मतलब कोरियोलिस, और यहाँ पे FCE लिखा है मतलब सेंट्रीफ्यूगल। आई होप आपको समझ आई है, सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। सभी को? और क्या क्या फोर्सेस हैं? एक इसका खुद का वेट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें खुद का वेट भी आप दिखा सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा जस्ट 3 डायमेंशनल व्यू के लिए, थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव के लिए मैं थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका mg हो गया। ठीक है, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट व्यू को देखना ध्यान से। नॉर्मल रिएक्शन भी ऑब्वियसली दो सर्फेसेस से मिलेंगे। एक वर्टिकल डायरेक्शन पे तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ही, इसको ny कह सकते हैं आप। और अच्छा नहीं, ये ny नहीं है, nz है, क्योंकि उसने x एक्सिस तो इधर नहीं डिफाइन किया था, उसने x एक्सिस इधर डिफाइन किया था। दिस वाज x एक्सिस, दिस वाज y एक्सिस, this was y axis and this was z axis। तो अभी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये है नॉर्मल रिएक्शन का z कंपोनेंट, और कोरियोलिस फोर्स के अगेंस्ट हमको यहाँ पे मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन का, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ये y को, नॉर्मल रिएक्शन का y कंपोनेंट है। चेक करो एक बार डायग्राम में, देखो कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो।
कुछ कंफ्यूजन है किसी को डायग्राम में? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, वी रोटेशनल बार बार लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो अभी रहने देते हैं। पहली चीज तो है कि इस फोर्स की वजह से ऑब्वियसली आपको इसके फ्रेम में एक एक्सेलरेशन तो दिखेगा, क्योंकि देखो ये अनबैलेंस फोर्स आपको दिख रहा है, दिस इज अनबैलेंस्ड, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। कैन यू सी एवरीबॉडी? यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं, इस डिस्क के रिलेटिव हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा। सो दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, ये है रिलेटिव एक्सेलरेशन। या आप ये कह सकते हैं ये रोटेशन आरओटी, वी आरओटी लिख रखा है, तो उसके डिफरेंशिएशन जो आपको मिलेगा वही ए आरओटी में कह सकते हैं, इसको ए आरओटी कह देते हैं, ज्यादा बेटर हो गया, मतलब कि ये रोटेटिंग फ्रेम से जो आपको दिख रहा होगा। सो हम ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स that is basically m into omega square into r, and that should be equal to mass into rotational acceleration. rotational acceleration मतलब कि डिस्क पे बैठ के आपको जो एक्सेलरेशन अब आपको दिखने वाली है। सो यहाँ से क्लियरली ये मास तो कट गया, और जो रोटेशनल एक्सेलरेशन आपको दिख रही है इसको आप लिख सकते हो v रोटेशनल into dv रोटेशनल डिवाइडेड बाय dr, v dv by dr। आपको बात समझ आ रही है? v dv by dr लिखा हमने, and that can be written as omega square into r। सो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, v रोटेशनल into dv रोटेशनल, that should be equal to omega square into r dr। और अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक पड़ेंगे? जब हमने स्टार्ट किया था देखो, तो उस समय स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल R by 2, और उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो इसका मतलब लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको पता चल गया ये 0 होगा और ये r by 2 होगा। और r डिस्टेंस पे आपको कितनी वेलोसिटी है ये आपको नहीं पता, तो इसको आप VROT रहने दो। तो यहाँ से आपको दिख रही है VdV का इंटीग्रेशन तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और उधर r dr का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो 2 तो कटने वाला है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज v रोटेशनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल r का स्क्वायर माइनस कैपिटल R बाई r स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको सबको क्लियर है ये। तो यहाँ से v रोटेशनल की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज ओमेगा इनटू रूट अंडर ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R बाई r स्क्वायर बाई 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो काम की है, आपने v की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब ये v को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, देखो हमने ये इस डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइंड किया है, और ये वेलोसिटी किस तरफ से आप मेजर कर रहे हो, ये y एक्सिस की लाइन से आपने इधर से ये डिस्टेंस को r मेजर किया है। तो क्या हम ये v रोटेशनल को dr by dt लिख सकते हैं? चेक करो तो एक बार, क्या हम ये v रोटेशनल को dr by dt लिख सकते हैं? राइट, क्योंकि ये तो बेसिकली उधर का ये कोऑर्डिनेट बढ़ा रहा है ना, तो जिस रेट से कोऑर्डिनेट बढ़ती है वही तो उसकी डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। तो ये dr by dt अगर आप लिखोगे तो इसको आप v रोटेशनल लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर as v rotational is dr over dt, this can be written as omega into root under of r square minus of r square by 4 हो जाएगा। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। सो देयरफॉर दिस गिव्स यू dr over root under of r square minus of r square by 4 is equal to omega into dt हो जाएगा। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिमिट r की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक वेरी करेगी, कैपिटल R बाई 2 से स्मॉल r तक, मतलब कोई भी एक रैंडम लोकेशन पे आपको फाइंड करना है, और ये 0 से लेके t तक हो जाएगा। अब पहले ये सोचे कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाउ डू यू डू दिस इंटीग्रेशन, दिस नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, बट कभी भी ऐसे इंटीग्रेशंस मिलते हैं जहां पे आपको रूट के अंदर में कोई चीज दिखता है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो ऑब्वियसली रूट आपका हट जाएगा। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स आप यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाउ डू यू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? कुछ ऐसे वेरिएबल्स यूज करो जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप सोचो कि कौन सा वेरिएबल को यूज करके आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बताओ। व्हाट इज द काइंड ऑफ वेरिएबल, मतलब आपको r की वैल्यू को समथिंग इनटू समथिंग लिखना पड़ेगा ताकि ये वाली टर्म पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। व्हाट डू यू यूज दैट? सोचो, अपने दिमाग खटाओ। लेट मी गिव यू अ हिंट, आपको ट्रिगो यूज करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस यूज करने हैं। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यूज करो स्मॉल r के लिए in terms of capital R such that this becomes a perfect square. सर r by 2 tan theta। tan theta या sec theta? ओ tan theta हाँ से तो हाँ नहीं बनेगा। sec theta sec theta। sec theta सही है, क्योंकि sec square theta minus 1 क्या होता है, tan square theta। tan square theta तो अगर निकल यहाँ जाएगा। प्लस होता ना, अगर यहाँ सपोजली प्लस होता तब आप सही दे जाते, क्योंकि tan square theta plus 1 क्या होता है, sec square theta होता है, राइट। हाँ
है ना? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो वही सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, लेट अस से हमने ये स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R/2 इंटू सेक थीटा लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास dr की जो वैल्यू होगी दैट विल बी R/2, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। देखो चेक करो क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सभी को? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को आपको वहां पे यूज करनी है। ठीक है, यू आर सपोज्ड टू यूज दैट ओके। तो लिमिट्स ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट्स थे किसके, ये आर के थे, रेडियल डिस्टेंस का था। बट जब आप उसको थीटा में कन्वर्ट करोगे तो थीटा का लिमिट्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा की स्टार्टिंग लिमिट कहां से कहां होगी, ये चीज चेक करो एक बार। जब हमारा स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल R/2 था, ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल R/2 था, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। अरे होगा ही नहीं, हाँ या ना तो बोल दो, कम से कम पता तो चले कि आप सुन रहे हो। हाँ सर। एक ही लड़का सुन रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। सब वीडियो बंद करो और सोते रहो, है ना, और टीचर बक 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 करता रहे। यहाँ पे सुन रहे हैं सभी या नहीं सुन रहे हैं? सुन क्लास रहे से हैं सभी को सर। निकाल देते, सबको निकाल देते, जितने लोग का सबका वीडियो है सबको क्लास से निकाल देते, है ना, बेस्ट होगा, ताकि पता ही ना चले किसको क्या करना है। सो सेक थीटा की वैल्यू आपकी 1 होगी। अगर सेक थीटा 1 है तो थीटा की कितनी है, 0 डिग्री है? हाँ सर। यस सर। अभी दूसरा लिमिट क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू आप अगर रैंडम ले रहे हो, आर अगर स्मॉल आर ले रहे हो, तो इस केस में सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके लिए, सेक थीटा आएगी आपकी 2r ओवर कैपिटल आर आएगी। मतलब थीटा इज बेसिकली सेक इनवर्स आप लिख सकते हैं 2r बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट टू गेट अ बेटर फील कि आप कौन सा एंगल के साथ आप डील करेंगे। तो एंगल अगर थीटा मार्क करें, सेक इज 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस होने का मतलब है हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा, सो 2r ओवर कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको इधर के डिस्टेंस परपेंडिकुलर की जरूरत पड़े तो रूट अंडर 2r का स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज रूट अंडर ऑफ 4r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आगे हमको जरूरत क्या पड़ने वाली है। सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता चल चुका है थीटा का भी। ठीक है, अब यूज करेंगे इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dr की जगह लिखेंगे हम R/2 इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R/2 डालो और सेक थीटा भी डालो, तो कैपिटल R/2 का स्क्वायर वो तो बाहर ही निकल जाएगा, तो R/2 बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 बिकम्स टैन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो टैन थीटा ही बचेगा। इसका मतलब ये बच रहा है आपके पास R/2 इंटू टैन थीटा बच रहा है, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा इंटू टी बचेगा। सो दिस इज ओमेगा इंटू टी हो गया। अब इसमें लिमिट्स आपको कहां से कहां तक डालना है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से यहाँ पे देना है आपको सेक इनवर्स 2r ओवर सेक इनवर्स 2r ओवर कैपिटल आर लेना है। ठीक है, ये आपका लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। ये R/2 tan थीटा, R/2 tan थीटा तो कट गया, और आपके पास बचा है सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है। अभी आपने इतना दूर तक शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन अभी तक कवर नहीं किया होगा इतना दूर तक, बट ठीक है, आपको ये जान के रखें कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, बस इसको एक बार डिफरेंशिएट करो और देखो कि सेन थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही बात है, आपको इंटीग्रेशन का लिमिट तो रिजल्ट तो याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसकी लिमिट्स आपको कहां तक डालने, द लिमिट हैज टू बी टेकन फ्रॉम 0 डिग्री टू सेक इनवर्स ऑफ 2r ओवर कैपिटल आर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, फाइनली एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास ln ऑफ, ये तो जाएगा सेक ऑफ थीटा, मतलब ये तो आपका 2r बाई आर ही हो जाएगा, एंड प्लस टैन थीटा चाहिए आपको, तो टैन थीटा में आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बेस, मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 4r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर बाय बेस विच इज कैपिटल आर हो जाएगा। ये हो गई आपके पास अपर लिमिट, और लोअर लिमिट में 0 डालोगे तो ln1 वो तो 0 ही हो जाएगा। ln1 प्लस 0 बेसिकली बच रहा है, तो ln ऑफ 1 प्लस 0 इज 0 ओनली, तो उसको हटा देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। सो देयरफॉर ln है मतलब e के पावर में आप नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्रेस कर सकते हो उसको, सो इसको लिख सकते हैं 2r ओवर कैपिटल आर प्लस यहाँ पे 2 बाई कैपिटल आर बाहर निकाल लेते हैं, ये रूट के अंदर हमारे पास बच रही है r स्क्वायर माइनस ऑफ
r²/4 इज इक्वल टू e टू द पावर ओमेगा टी। और इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो r है इधर r माइनस ऑफ r/2 इंटू e टू द पावर ओमेगा टी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r² माइनस ऑफ r²/4। एक बार चेक कर लो जस्ट, मैंने थोड़ा सा स्टेप एक दो स्टेप जंप किया है। पहले तो 2/r को कॉमन आउट किया, फिर RHS में लेके चला गया, उसके बाद LHS में लाके फिर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, r माइनस r/2। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्क्वायर करोगे तो आपके पास हो जाएगा r² प्लस r²/4 इंटू e टू द पावर 2 ओमेगा टी and minus of 2r into r/2 into e to the power omega t is equal to r² minus of r²/4 हो जाएगा। ये r² कट जाएगा एंड आपके पास यहाँ से एक r/2 भी हटेगा, ये r/2, ये r, ये 2 हटेगा, ये r और ये 2 हट जाएगा। सो व्हाट यू गेटिंग इज, ये टर्म को इधर लेके चले जाएं, सो r/2 e to the power 2 omega t minus of 2r e to the power omega t is equal to minus of r/2। यार ये अब इस टर्म को इधर लेके चले जाएं तो r/2 कॉमन आउट कर लेंगे तो ये जाएगा e to the power 2 omega t plus 1 and that is equal to 2r into e to the power omega t। अब e to the power omega t से डिवाइड कर दें तो स्मॉल r की वैल्यू हमें मिल रही है कैपिटल R/4 into e to the power omega t plus e to the power minus of omega t। ये आपके पास r as a function of t हो गया है, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, बस ये देखो, ये बेसिकली मैथमेटिक्स ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। देखो फिजिक्स का काम तो यहाँ तक खत्म हो गया था, बस यहाँ पे ही फिजिक्स का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बस मैथमेटिक्स ही थे कि आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आपको इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस जनरली ऐसे नहीं आते हैं। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, 2016 का पेपर था ये, और 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी आया था और ये क्वेश्चन भी आया था, मतलब सारा 2016 का ही पेपर का था। तो एक ही पेपर में ये काफी ज्यादा मतलब टाइम वेस्टेज का था, ये काफी लो स्कोरिंग पेपर था, काफी लो स्कोरिंग पेपर था। इस साल फिजिक्स के कट ऑफ भी बहुत ही कम हुए थे। बट ठीक है, एनीवेज अभी आंसर चेक कर लेते हैं। r/4 इंटू e टू द पावर ओमेगा टी प्लस e टू द माइनस ओमेगा टी, r/4 e टू द पावर ओमेगा टी प्लस e टू द माइनस ओमेगा टी, ये आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, अब नेट रिएक्शन ऑन दी ब्लॉक निकालनी है। रिएक्शन ऑन दी ब्लॉक कितनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। रिएक्शन आप देखो कौन कौन सी है, एक है x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट और एक z कंपोनेंट। y कंपोनेंट जो है वो है आपका 2m इंटू वी रोटेशनल इंटू ओमेगा, और z कंपोनेंट जो है वो आपका mg से मैच कर रहा है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये mg रहेगा, मतलब माइनस के कैप के अलॉन्ग होगा mg, और मतलब mg अलॉन्ग माइनस के कैप, तो नॉर्मल रिएक्शन तो प्लस के कैप के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो कोरियोलिस फोर्स का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस ही है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आपको वी रोटेशनल निकालना पड़ेगा, और वी रोटेशनल निकालने के लिए आपके पास देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, ये वाला एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 1 जो है। तो हमने स्मॉल आर की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये भी मिलेगा। ठीक है, और v को फिर वहां पे यूज करना पड़ेगा, हमें इस एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ेगा, तब हमें कोरियोलिस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब कोरियोलिस फोर्स मिल जाएगा रादर। तो एक बार जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। v रोटेशनल की वैल्यू चाहिए अपने को, सो देयरफॉर v रोटेशनल becomes omega into root under of this is coming out to be small r का square minus of r²/4 आ रही है, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज ओमेगा into root under of this is r²/16 हो जाएगा, और यहाँ पे e to the power 2 omega t plus e to the power minus 2 omega t and plus 2, क्योंकि e to the power omega t plus इन और minus omega t तो आपका 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस ऑफ r²/4 दिख रही है आपको। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ओमेगा को कॉमन आउट करते हैं, और यहाँ से हम r²/16 है ना, यहाँ पे r²/16 को कॉमन आउट करते हैं, ये हो जाएगा e to the power 2 omega t प्लस e to the power minus 2 omega t, एंड यहाँ पे +2 और यहाँ पे -4, मतलब -2 आ रही है, दिस इज -2।
अब आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन काफी अच्छा बन गया, ये ओमेगा इंटू रूट अंडर ऑफ दिस इज r square by 16 and into e to the power omega t minus of e to the power minus omega t and इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया ओमेगा इंटू r by 4 इंटू e to the power omega t minus of e to the power minus of omega t आ गया, ये आ गया v rotational and therefore जो अपना Coriolis force था, Coriolis force that was 2m into v rotational into omega, so this becomes 2m into omega square into r by 4 into e to the power omega t minus of e to the power minus omega t, and इसको तो 2 से इधर हटा सकते हैं, so therefore Coriolis force becomes this is m omega square into r by 2 into e to the power omega t minus of e to the power minus omega t, ये आपका एक्सप्रेशन होगा, ये Coriolis force है. so therefore जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन का एक y कंपोनेंट एंड प्लस नॉर्मल रिएक्शन का z कंपोनेंट. नॉर्मल रिएक्शन का जो y कंपोनेंट है ये तो कोरियोलिस ही है बेसिकली, सो इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r by 2 into e to the power omega t plus माइनस e to the power minus omega t, और ये है आपका j कैप के अलोंग, प्लस जो z कंपोनेंट है दैट इज mg into k कैप हो जाएगा. अब बस ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 में देखो, इसमें सब में पावर 2 है, बाकी सब कुछ ठीक है, इसमें सब में पावर 1 है, ये ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. क्लियर है सभी को, समझ आ गया है, आगे बढ़े. यस सर. A rigid uniform bar AB of length L is slipping from its vertical position on a frictionless floor as shown. At some instant of time, the angle made by the bar with the vertical is theta. फ्रिक्शनलेस सरफेस से पहली चीज तो ये ध्यान रखना, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इसको हमने गिरने के लिए छोड़ दिया है और किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे ये एंगल थीटा पे जाके टिल्टा होके अभी दिख रहा है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मतलब हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. अब ऑप्शन से एक बार देखते हैं. द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्या ये सही है गलत है? आप बताओ क्या सही है गलत है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आंसर आसान है, बताइए. सर ये ट्रू होगा. जस्टिफाई करिए. सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सटर्नल Center. फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वेरी गुड, परफेक्ट है. दिस इज ट्रू सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. दिस इज परफेक्टली करेक्ट. ट्रू सिंस F horizontal is 0 and therefore acceleration of center of mass along horizontal is 0. बस that's it. तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन. The trajectory of point A is a parabola. अब trajectory of point A निकालना है, ये कैसे फाइंड करें? आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्वियसली फिक्स करना पड़ेगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट्स को मार्क करके फिर कैलकुलेशंस करेंगे. मैं इसको करना शुरू करता हूँ. देखो let's choose the coordinate system somewhere like this. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. आपको इतना तो पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड यहाँ पे है, राइट है ना? है नहीं है? सेंटर ऑफ मास इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स, है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर. सेंटर ऑफ मास इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स, दिस इज दैट इज वेरी ट्रू. अब अगर मुझे इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, देखो लोकस इस पॉइंट का फाइंड करना मतलब इसके x और y कोऑर्डिनेट के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, अच्छा काम करते हैं, ये x एक्सिस को उल्टा कर देते हैं. ठीक है, इससे कोई जनरलिटी में कोई लॉस नहीं होगा, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी कन्वीनियंस होगी और कुछ नहीं है. मैं x एक्सिस को उल्टा चूज कर रहा हूँ. ठीक है, इधर चूज कर रहा हूँ. ये x एक्सिस से हमारा नेगेटिव, मतलब ये लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस चूज किया और ऊपर की तरफ y एक्सिस चूज किया. अब आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ थीटा ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स कितना है?
बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा? चेक करके बताओ, लेंथ के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में। ये लेंथ तो आपका L/2 होगा, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। क्या वो नहीं बता सकते आप? फिर एडवांस लेक्चर करके क्या फायदा, बताओ, अगर ये ज्योमेट्री भी नहीं बता सकते। ऐसे x ये है L/2 साइन थीटा, नहीं दिख रही आपको? हाँ सर वो L/2 sin थीटा। और ये एंगल थीटा है देखो, और ये टोटल लेंथ है आपका L, तो ये लेंथ कितना हुआ? L/2 cos थीटा हुआ, सॉरी L cos थीटा हुआ। L cos थीटा। तो ये लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज L cos थीटा। अब आपको दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है पॉइंट ए की? फॉर पॉइंट ए अगर बात करें, फॉर ए एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है उसकी? माइनस L/2 sin थीटा। माइनस क्यों बोला? माइनस क्यों बोला? राइट, सॉरी, L/2। L/2 साइन थीटा है, करेक्ट है ना? क्योंकि एक्स एक्सिस तो मैंने लेफ्ट की तरफ ही चूज की है, राइट? हाँ ठीक है। और वाई एक्सिस के वाई कोऑर्डिनेट कितनी है? L cos थीटा, ठीक है। अब अगर cos थीटा एक है और एक sin थीटा है, बेस्ट तरीका एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा का cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप? x बाई या x स्क्वायर बाई L/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? 1। ये किसका इक्वेशन दिख रहा है? एलिप्स। एलिप्स। सो देयरफॉर एलिप्टिकल पाथ में फॉलो कर रहा है वो, एलिप्टिकल पाथ होगा उसका। और उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्या देखा था? ट्राइजेक्टरी ऑफ पॉइंट ए इज पैराबोला। पैराबोला। ये तो बकवास है, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ऑप्शन सी पे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा इंस्टेंटेनियस टॉर्क अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। अब एक चीज देखो, इसने यहाँ पे देखो ये ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, ऑप्शन सी देखो उसने करेक्ट दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने क्या सोच के दिया है, बट ये एक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पे, ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे लेके चलते, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ कितने। ये है हमारा सरफेस, और ये है हमारा रॉड। दिस द रॉड। इस वर्टिकल लाइन पे हमारा सेंटर ऑफ मास गिर रहा है। सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर, सो सेंटर ऑफ मास इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। VCM का इस तरफ होगा, कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी इसकी, ठीक है। इसका अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा। इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ये सब क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। आप ये बताओ कि ये वाली जो पॉइंट है, बॉटम मोस्ट कांटेक्ट पॉइंट जो है, उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट दैट एक्सेलरेशन? कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन? पहले सेंटर ऑफ मास में बैठेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा आपको? रोटेशन दिखेगा। और रोटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अल्फा इंटू L/2 और एक ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, राइट, करना पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट को अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट को अगर पॉइंट बी कह रहे हैं, तो पॉइंट बी के लिए अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे, ये पॉइंट बी के लिए, तो आपको क्या क्या दिखने वाला है? अगर वर्टिकल के साथ उसने ये एंगल थीटा बोला था, तो मैं इस वर्टिकल के साथ एंगल अगर मार्क करूं, तो आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 दिखने वाला है। सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। दूसरा आपको अल्फा L/2 दिखने वाला है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, तो ये आपको दिखेगा अल्फा L/2। और फिर अब आप ट्रांसलेशन का, अब आप v को ऐड करेंगे, तो अब आपको दिखेगा ये इस तरफ आने वाला है, ये ACM आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो यहाँ पे इसका ये जो पॉइंट बी है, दैट पॉइंट बी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल, राइट, है नहीं है? दैट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो क्या उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन मिल रही है वो 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा वो क्या जाएगा? ओमेगा स्क्वायर L/2 cos थीटा एंड प्लस अल्फा L/2 sin थीटा। और ये टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैंसिल करना पड़ेगा किसके साथ? ये ACM के साथ। आपको बात समझ आ रही है? हाँ और सर। बाकी जो बचा इस तरफ का, ये है आपका एंगल थीटा, तो इधर होगा अल्फा L/2 cos थीटा
और इधर का कंपोनेंट है आपका ओमेगा स्क्वायर L by 2 into sin थीटा, राइट। और अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट पक्का है, जीरो नहीं है। दिस डज नॉट हैव अ रिजल्टेंट ऑफ जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो होता तो फिर उस केस में ये रॉड का ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पहले यहां था वो इधर से शिफ्ट करके इधर कैसे जा रहा है? आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो पक्का है पॉइंट बी जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड पॉइंट है। पॉइंट बी की अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा L by 2 इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू L by 2 साइन थीटा। आई होप यू हैव गॉट दिस, ठीक है। सो इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट एन एक्सेलरेटेड पॉइंट या अनएक्सेलरेटेड पॉइंट? एक्सेलरेटेड पॉइंट। एक्सेलरेटेड पॉइंट, क्योंकि ये वाली पॉइंट हमेशा तो शिफ्ट हो रही है। तुम बोल रहे हो कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट निकालो, और कॉन्टैक्ट पॉइंट तो कोई फिक्स पॉइंट है नहीं, कॉन्टैक्ट पॉइंट इज अ वेरिएबल पॉइंट। तो अगर मुझे वेरिएबल पॉइंट पे बैठ के अगर लिखना है तो अगर वो एक्सेलरेटेड है तो आपको सूडो फोर्स भी तो लेना पड़ेगा, और सूडो फोर्स क्या करता है, सूडो टॉर्क क्रिएट करता है, तो सूडो टॉर्क भी तो लेना पड़ेगा आपको। एंड इफ यू आर लीविंग आउट सूडो टॉर्क देन डेफिनेटली यू आर मेकिंग अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। तो उसने जो आंसर मार्क किया ना यहाँ पे, उसने जो आंसर मार्क किया इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, उसमें सिर्फ उसने ग्रेविटी का टॉर्क लेके कैलकुलेशंस कर दिया, उसने सूडो फोर्स का टॉर्क ही नहीं लिया, और प्रॉब्लम यही हो गया है। ठीक है, तो इस आई डोंट नो उसने फिर भी गलती करने के बाद भी उसने ये आंसर दिया है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग उसी को आंसर मार्क करके चले आए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन फ्रेमर के दिमाग से पढ़ के मार्क करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है क्या क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने इतना सोचा होगा, तो लगता है कि नहीं इतना तो नहीं सोच के किया होगा, तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली उसने वो मार्क करके चला जाता है। अब जो सही सोचा वो भी गलत हो गया बेचारा। जिसने सही सोचा होगा कि ठीक है ये तो एक्सेलरेटेड पॉइंट है, एक्सेलरेटेड पॉइंट पे तो आपको सूडो टॉर्क भी लेना पड़ेगा, तो बेचारा वो सही सोच के भी गलत हो गया। अब क्या करें, ऐसे कंट्रोवर्शियल हमेशा जे एडवांस में हमेशा ऐसे दिखते हैं। क्योंकि आज ही मैंने आपको जितने भी डिस्कशंस कर रहा हूँ मैं आपके साथ आज, ये सारे आपके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का ही डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सोचो कितने सारे कंट्रोवर्सीज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, अगर पॉइंट ए पे बैठोगे आप, अगर आप पॉइंट ए पे बैठते हो, अब उस पे बैठ के हमें अपने को टॉर्क कैलकुलेट करने का है। तो एक बार देखते हैं कि कितनी दिखनी है हमें टॉर्क। तो पहले तो mg एक फोर्स है, ये mg है, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहां से दिख रही है, ये आपको दिख रही है L by 2 साइन थीटा दिख रही है। और अगर हम यहाँ पे बैठते हैं पॉइंट बी पे, तो अपने को एक सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, और ये डिस्टेंस होएगा आपका, ये डिस्टेंस विल बी L by 2 cos थीटा होगा। एंड देयरफॉर टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी will be mg into L by 2 sin थीटा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस m into एक्सेलरेशन ऑफ b into L by 2 cos थीटा। और एक्सेलरेशन ऑफ b जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसमें sin थीटा cos थीटा दोनों ही आ जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है sin थीटा का प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा है, आपको दिख रही है ना sin थीटा की प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है, हाँ सर। राइट। यस सर। बट अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, इफ दिस वाज इग्नोर्ड, मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आपके पास वो चीज ध्यान रखनी चाहिए, इफ दिस वाज इग्नोर्ड, if ignored then torque about b will be proportional to sin theta। मतलब more appropriately अगर मैं बोलूं तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। ये बोर्ड का आंसर की है, मतलब ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये बोर्ड का आंसर की है, मैंने एकदम एग्जैक्टली उनके वेबसाइट से स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इनकरेक्ट, बट द बोर्ड हैड गिवन दिस टू बी करेक्ट ऑप्शन। फिर उसने लास्ट में क्या पूछा है, when the bar makes an angle theta with the vertical, the displacement of its midpoint from the initial position is proportional to 1 minus cos theta। When the bar makes an angle theta with the vertical, displacement of its midpoint मतलब center of mass का displacement निकालना है, from its initial position is proportional to 1 minus cos theta। ये चेक कर लेते हैं। पहले center of mass कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, this is the initial position of center of mass, और center of mass बाद में ये initial है, और यहाँ पे आपका center of mass है, ये फाइनल है। अब ये एंगल उसने क्या रखा है, दिस एंगल इज थीटा, सो ये डिस्टेंस हो गई आपकी L by 2 cos थीटा, और ये डिस्टेंस है L by 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है आपको दिख रही है, 1 minus cos theta। दैट्स इट। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ए एंड डी वर करेक्ट। अच्छा सर, इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो उनका लॉजिक सर ऐसा कुछ था क्या कि दिस सेकंड टर्म व्हिच वी आर गेटिंग ab into L by 2 cos theta is very small in comparison to नहीं, हाउ वुड दैट बी वेरी स्मॉल, दे हैव बेसिकली नॉट कंसीडर्ड दिस। मतलब रियल फोर्सेस का उन्होंने टॉर्क लिया है, उन्होंने जो सूडो फोर्स है उसका टॉर्क नहीं लिया। तो सर फिर किसी ने चैलेंज भी नहीं किया क्या, मतलब बोला कि तो गलत है?
चैलेंज तो किया होगा, बट वो मानते नहीं है ना, उनको जो करना होता है वो तो करते ही है। अच्छा, मेजोरिटी का ओपिनियन देख के वो कर लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ बह जाते हैं, बस वही करते हैं, सही गलत का नहीं सोचते हैं। देखते हैं कि हाँ किसको ज्यादा जनता किस में खुश होगी, तो बस वही कर देते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के लिए लास्ट ही ले लेते हैं। A wheel of radius r and mass m is placed at the bottom of a fixed step of height r. As shown in the figure, a constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climbs the step without slipping. कोई स्लिपिंग नहीं होना है, और उसके बाद इसको स्टेप पे चढ़ना भी है। तो किस पॉइंट के अबाउट ये कॉन्टैक्ट मेंटेन करके चढ़ेगा, आप बता सकते हैं? किस पॉइंट के अबाउट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके चढ़ेगा? क्यू के अबाउट। Q. आपको बात समझ आ रही है ना? समझ आ रही है सभी को? तो और सिंस ये इसके ऊपर स्लिप भी नहीं कर रहा है, तो पक्का है ये इसका आईसीआर होने वाला है। होने वाला है, नहीं होने वाला है, मतलब ये Yes, sir. इसके अबाउट घूम के ऐसे चला जाएगा, राइट? ऐसे घूम जाएगा, उड़ जाएगा इसके अबाउट। ठीक है, ठीक है। हाँ सर. अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसने वही वापस से ये पूछा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। कंसिडर द टॉर्क टाउ अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट के थ्रू एक एक्सिस पास कराइए और उसके अलोंग आप टॉर्क मेंशन करिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? कौन से ऑप्शंस करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करनी है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी टेंजेंशियली, एक एक करके सारे ऑप्शंस को मैं अलग अलग करूंगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस को अलग अलग करके करते हैं। If the force is applied at P tangentially, then tau decreases continuously as the wheel climbs. If the force is applied at point P tangentially, point P पे हम tangentially force को apply करेंगे ऐसा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? Then tau decreases continuously as the wheel climbs. जैसे जैसे व्हील ऊपर चढ़ता जाएगा तो टॉर्क हमारी घटती जाएगी। अब एक चीज चेक करें, mg कहां से एक्ट करेगी? वो तो सेंटर ऑफ मास से एक्ट करने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल टर्न भी कर देता हूं, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा एंगल हमने टर्न करके दिखाया। ठीक है, इसको सोचो, ये हमारी कॉन्टैक्ट पॉइंट और ये व्हील को थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया है। सो जो पॉइंट P पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब ये इंक्लाइन हो चुकी है। ठीक है, ऐसी पहले वो इस लाइन पे थी। आपको बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, यहाँ पे हमारी वो पॉइंट P है, दिस इज द पॉइंट P। हमको फोर्स जो लगाना है वो टेंजेंशियली लगाना है। देखो क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली कह रखा है, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट P टेंजेंशियली देन टाउ डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज द व्हील क्लाइंब्स अप। और टाउ को उसने क्या कह रखा था? कंसीडर द टॉर्क टाउ अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर अबाउट द पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू। क्यू के पॉइंट के अबाउट, मतलब उसके अबाउट क्यू के अबाउट ही टॉर्क आपको कंसीडर करना है। तो दिस इज क्यू। अगर आप देखोगे ये फोर्स आप अगर F लगा रहे हो तो ये डिस्टेंस आपका फिक्स्ड है या नहीं है? ये पहले भी 2r था और बाद में भी 2r है, आपको दिख रही है? Yes, दिख रही sir. है? तो उसकी टॉर्क तो चेंज नहीं कर रही है, बट mg का टॉर्क तो चेंज कर रहा है, आपको दिख रही है? mg का जो डिस्टेंस है वो घट चुका है। कैन यू सी दैट? हाँ सर, ये डिस्टेंस आपकी घट चुकी है। दिस इज r cos थीटा। तो अगर हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? F इंटू 2r माइनस ऑफ mg इंटू r cos थीटा। दिख रही है आपको? Yes, sir. सो देयरफॉर आपको तो क्लियरली दिख रहा है, थीटा अगर इंक्रीज करेगा, इफ थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी।
हाँ सर, और cos थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो टाउ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। यस सर, टाउ इंक्रीज करेगा, और उसने क्या कह रखा है यहाँ पे, टाउ कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन डिक्रीज, करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस एट पॉइंट x, देन टाउ इज अ कांस्टेंट। अब चेक करते हैं इसको। इस बार x पे अप्लाई करना है और उसको नॉर्मल अप्लाई करना है। नॉर्मल मतलब अगर x पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो कहां से पास करेगा, सर्कमफरेंस से का सेंटर से, सॉरी इस डिस्क का सेंटर से पास करेगा, टेंडेड से पास करेगा, राइट, ऐसे तो पास करेगा ना, राइट। यस सर, अगर ये फोर्स F अप्लाई हो रही है तो यहां से देखो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिक्स होगी ना, हुई नहीं हुई है। हाँ सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिक्स्ड है। आप जो भी ले रहे हो, सपोजली दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, r sin फाई हो जाएगा। अब ये इसको जब आप चढ़ाओगे भी, अगर इमेजिन करो ये चढ़ भी गया थोड़ा सा, थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं इसको टर्न करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं चढ़ गया है, पहले ऐसा था, अभी थोड़ा टर्न कर चुका है। यहाँ पे आपका वो पॉइंट x था, ठीक है, दिस वाज x। इधर से हमने फोर्स F लगा रखा था एंड दिस एंगल वाज फाई, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी फाई। अब यहाँ से अगर देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको अभी भी वो कितना दिखेगा, ये दिस डिस्टेंस विल बी कितनी होगी, दिस इज r, सो दिस इज r sin फाई। कैन यू सी दिस? यस सर, तो ये तो चेंज नहीं करने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स को अगर आप एक स्फेरिक मतलब कोई भी राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है उसको एक सर्कमफ्रेंस के फिक्स पॉइंट पे हमेशा डायमीटर के अलोंग लगा रहे हैं, तो उसका टॉर्क जो है जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो उसका जो ये वाला डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, इस डायमीटर का सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट के साथ तो डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा। आपको उसको किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, इस डायग्राम को अगर घुमा देता हूँ तो डायग्राम को घुमाने से डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, फिक्स ही रहेगा। तो देयरफॉर ये टॉर्क जो एक्सटर्नल एजेंट का जो टॉर्क आने वाला है वो तो फिक्स होने वाला है, ठीक है, F into R sin फाई। बट हाँ, सेंटर ऑफ मास से जहां से वेट एक्ट हो रही है, ये जो वेट एक्ट करेगी जहां से सेंटर ऑफ मास से, दिस इज mg। अब ये एंगल थीटा से टर्न कर चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप कह सकते हैं ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से mg का ये वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा ये आपके लिए r cos थीटा के साथ कैलकुलेशन होगा। दिस इज द पॉइंट q। सो अब अगर टॉर्क आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी F into R sin phi, this is a constant term, and that minus of mg into R cos theta आ रहा है। फिर से वही वापस से सेम एनालिसिस, राइट, ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट यस टर्म, सर, और फिर बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि ये वाला टर्म मतलब चेंज कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे भी थीटा इंक्रीज करने से आपका टाउ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। हाँ सर, यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहे थे, इफ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस टाउ इज देन कांस्टेंट, टॉर्क इज अ कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। Now next option पे चलें। If the force is applied normal to the circumference at point P, then torque is 0. Normal to the circumference at point P चाहिए ऐसा। अब क्या कि ये फोर्स क्या कोई टॉर्क दे सकता है? नो सर, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ICR, That's it. क्या ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट भी होने वाला है? Will this be lifted? नो सर, Who will lift the force? Nobody can lift the force, right? Lift the object. ऑब्जेक्ट को कोई लिफ्ट ही नहीं कर सकता, जब टॉर्क ही नहीं है तो कहां से लिफ्ट करेगा। यहाँ पे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि mg का एक टॉर्क है जो इस सरफेस पे उसको रखना चाहता है, और कोई भी ऐसा फोर्स नहीं मिल रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी ऊपर लिफ्ट कर पाए। इसका मतलब यहाँ पे तो टॉर्क ही जीरो हो गया, राइट, है ना, टॉर्क इज जीरो, राइट, यस अंडरस्टूड। यहाँ से m यस नॉर्मल सर, रिएक्शन होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन mg के टॉर्क को बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ पे टॉर्क इज जीरो। अब ऑप्शन क्या कह रहे हैं देखें, if the applied force applied is normal to the circumference at point P, then torque is zero. Correct option. ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर अभी ऑप्शन डी पे चलें। If the force is applied tangentially at point S, then torque is non-zero, but the wheel never climbs the step. अब इस पे आते हैं।
अब उसने बोल रखा है पॉइंट एस पे हमें कैसा अप्लाई करना है, टेंजेंशियली ऐसा अप्लाई करना है। अब चेक करो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस आर है, राइट? हाँ Yes, सर। sir. अगर इसको थोड़ा सा एंगल से टर्न कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टर्न कर जाता है बाय थीटा एंगल। ये सर्कमफरेंस का वो पॉइंट एस है, ठीक है, इसको हमने थीटा एंगल से टर्न कर दिया। यहाँ पे वो पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एस दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। ये एंगल थीटा से टर्न कर चुका है और यहाँ पे टेंजेंशियल आपको अप्लाई करना है। ये है आपका फोर्स एफ। अब ये सोच के देखो, ये वाली पॉइंट आपकी क्यू है। अब इस फोर्स का के साथ आपको इसका टॉर्क कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो वी नीड डिस्टेंस। आपको तो दिख ही रहा है, एटलीस्ट लाइन ऑफ एक्शन तो आपको दिख रहा है। आर डिस्टेंस पे तो सर्कमफेरेंस से तो फिक्स्ड एंगल पे कैलकुलेट लग रहा है ना। वर्टिकल, अरे ठीक ही तो, अच्छा ये कर रहे हैं इसको। थोड़ा सा ये ना एकदम बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे आ गया, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। इसको डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे एक मिनट, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज पॉइंट एस, यहाँ पे हमने फोर्स एफ लगा रखा है ऐसा। बट दिस इज एट एंगुलर पोजीशन ऑफ 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये सेंटर सी है, तो क्यू सी एस के बीच में एंगल 90 होना चाहिए हमारा हमेशा। तो उसको तो मुझे ध्यान रख के करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ध्यान नहीं रखा मैंने, गंदा बन रहा है। जैसे से थोड़ा सा अब कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ होगा। अब ठीक है, ये जनरलाइज, एक्चुअली आपको सबसे जनरलाइज व्यू ड्रॉ करना चाहिए जिसमें आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक जनरलाइज व्यू ड्रॉ कर रहा था। अब देखो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, अच्छा ठीक है, इसकी जरूरत है, अच्छी सी पॉइंट है। देखो ये एंगल तो पक्का है, ये एंगल आपके लिए 90 डिग्री रहनी है। ये वाली पॉइंट हमारी एस वाली पॉइंट है जिसपे आपने फोर्स ऐसे लगा रखा है। अब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये तो अभी भी फिक्स ही है, ये डिस्टेंस अभी भी देखो आपका आर ही रहने वाला है। तो मतलब इस अप्लाइड फोर्स का टॉर्क आपका क्या रहेगा, फिर से फिक्स रहेगा, एफ इंटू आर रहने वाला है। बट ग्रेविटी का टॉर्क अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये mg है, ये एंगल आपका थीटा है जिससे आपने इस रेडियल लाइन को टर्न कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 है, तो ये एंगल आपकी 90 माइनस थीटा, फिर ये वापस से आपकी थीटा हो जाएगी। तो रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस आपकी वापस से आर कॉस थीटा आपको दिखेगी, आर कॉस थीटा। तो नेट टॉर्क जो आपको मिलेगा दैट विल अगेन बी एफ इंटू आर माइनस ऑफ mg इंटू आर कॉस थीटा। फिर से अगर थीटा इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब टॉर्क आपकी डिक्रीज होगी। अब ऑप्शंस पे एक बार चले जाते हैं सीधे से। The option was saying if force is applied tangentially at point S, then torque is non-zero. Correct है ये? But the wheel never climbs the step. ये तो बकवास है। Never क्यों climb नहीं करेगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे F into R की वैल्यू को, if I am maintaining F into R to be greater than mg into R, mg into R सबसे पहले इनिशियल सबसे बड़ा टॉर्क था mg into R, अगर उससे बड़ा मैंने मेंटेन कर दिया है तो आगे तो हर एक पॉइंट पे वो बड़ा ही रहेगा। तो ये डेफिनेटली उसको रोटेट करके उसको क्या कर सकता है, उसको क्लाइंब अप करवा सकता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन।
अब इसमें देखो उसने दो आंसर की दिया है, या तो सी, जिसने सिर्फ सी को मार्क किया है उसको भी आंसर दिया है, और जिसने सी और डी दोनों मार्क किया है उसको भी आंसर दिया है। अब डी को क्यों मार्क किया है ये मुझे पता नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस हैज बीन चोजन। मतलब दो लोगों को उसने करेक्ट ऑप्शन में दिया है, जिसने या तो सिर्फ और सिर्फ सी को मार्क किया था उसको मार्क्स दिया है, या फिर जिसने सी और डी दोनों को मार्क किया था उसको भी मार्क्स मिला है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस डी ऑप्शन वाज चोजन टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज टोटली नॉट एक्सप्लेनेबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये क्यों उसने कह रखा है कि व्हील कभी चढ़ेगा ही नहीं, व्हील कभी क्यों नहीं चढ़ेगा, व्हील के ऊपर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक टॉर्क मिल रही है, एफ इंटू आर की, और वो एफ इंटू आर अगर एम जी इंटू आर से बड़ा हो गया, क्योंकि इनिशियल टॉर्क ही एम जी का सबसे बड़ा है, एम जी इंटू आर, उससे बड़ा अगर हो गया तो डेफिनेटली उसको चढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं चढ़ा सकते। तो ये उसने पता नहीं इसके पीछे क्यों लॉजिक नहीं है मुझे पता। ठीक है।